ये नाम कहाँ से आया है डॉक्टर क्यूटरस, मतलब क्या है इसका? तो क्या हूँ मैं? काफ़ी भारी सवाल है ये। हर व्यक्ति जो इस पृथ्वी पे है, सबका पहला घर यूट्रस रहा है, तो क्यूट प्लस यूट्रस, इससे बना डॉक्टर क्यूटरस। क्यूटरस, ओके। डस साइज मैटर? क्या साइज से फ़र्क पड़ता है? भाई घंटी गलत दरवाजे पे बजाएंगे तो दरवाज़ा नहीं खुलने वाला है। तो अगर आप बहुत बड़ी डंडी से भी घंटी बजाएं तो दरवाज़ा फिर भी नहीं खुलेगा। पहली बार जब आप सेक्स करोगे तो आपको ब्लीडिंग होना ही होना है, और अगर वो ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो मतलब आप वर्जिन नहीं है। लेस्बियंस की वर्जिनिटी कैसे जाती है? अगर ऐसे हुआ तो वो तो पेनिट्रेशन करते नहीं है, तो वर्जिनिटी का डेफिनेशन क्या हुआ? आपको लगता है आपको इसलिए ज़्यादा टारगेट किया जाता है क्योंकि आप एक फीमेल हैं? एक तो मेरे शरीर पे बहुत जल्दी मतलब किसी को भी लगता है कि अरे ये तो लड़की मोटी है, इसके बारे में कुछ भी बोला जा सकता है। अगर मैं उसमें सेक्सुअल हेल्थ पे कंटेंट बनाऊँ तो वो और ज़्यादा सवाल उठ जाते हैं। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, बट मेरे जो मेल कॉलीग्स हैं जो इस टाइप का कंटेंट बनाते हैं उन लोगों के साथ इतनी ट्रोलिंग नहीं होती है। क्या सेक्स करने से महिला की बॉडी चेंज होती है? मैं खुद ही हमेशा सुनती आई हूँ कि अब रानी पहनोगे तो आपके जो ब्रेस्ट हैं वो लूज हो जाएंगे, शेप खराब हो जाएगा। तो हर दूसरी बात में इंसान को ये लगता है कि मुझे कैंसर हो गया है। ब्रेस्ट स्क्वीज करने से, ब्रेस्ट दबाने से, तेल लगाने से, मसाज करने से, सक करने से कुछ नहीं होता है ब्रेस्ट के साइज को। क्या इमरजेंसी पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना सेफ है? क्या पीरियड के दौरान सेक्स करना सही है? फालतू की बातें सिखाई गई हैं। काफ़ी सारी मैगजीन्स ने आके अपोलोजाइज भी किया है कि सॉरी, हमने आपको इतने साल से बोला अपना जी स्पॉट ऐसे ढूंढिए, जी स्पॉट नहीं होता है। सेक्स से ऑर्गेज़म ना होना बहुत नॉर्मल बात है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आप ब्रोकन नहीं हैं किसी भी तरह से। कभी ये नहीं सिखाया जाता है कि औरतों के लिए ऑर्गेज़म वजाइना से नहीं आता है। पीनस का फीमेल वर्जन वजाइना नहीं होता है। आप एक बार पहले थोड़ा सर्विकल कैंसर क्या है समझा दीजिए प्लीज। इंडिया इज़ द वर्ल्ड लीडर इन डेथ्स फ्रॉम सर्विकल कैंसर। एक एवरेज आदमी पर सेकेंड 1500 स्पर्म बनाता है, पर सेकेंड। तो एकदम से जैसे मैंने आपने पर सेकंड बोला, इस हाले से कैमरे के पीछे जो जर्क था ना उसके सिर का, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई, शॉक में चला गया। रिद्धि एक 13 साल की लड़की है, हिसार में रहती है। अभी कुछ महीने पहले ही उसे पीरियड शुरू हुए हैं। अब उसके मन में बहुत सारे सवाल हैं अपने शरीर को लेके, अपनी हेल्थ को लेकर के, पर वो इस बारे में किससे बात करे? घर पे तो उसको पीरियड्स शब्द भी ज़ोर से नहीं बोलने दिया जाता, दोस्तों को ज़्यादा नॉलेज है नहीं। अब एक दिन क्या होता है, वो इंस्टाग्राम पर कुछ रील्स देख रही थी और उसी में उसको एक रील दिखती है, जिस रील में उसको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही आराम से, बहुत ही आसान भाषा में। और जो इन्फॉर्मेशन उसको उस रील में मिलती है वो उसकी बायोलॉजी बुक में भी इतनी आसानी से नहीं लिखी है। वो एडिक्ट हो जाती है इन रील्स को लेके और फिर वो अपने सारे दोस्तों को बताती है। एक्चुअली ये इंस्टाग्राम पोस्ट था डॉक्टर क्यूटरस का, हो सकता है आपने इनका नाम भी सुना हो। रिद्धि जैसे बहुत सारे लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, हर उम्र के लोग हैं, जिनके मन में अपने शरीर को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, अपनी सेक्सुअल हेल्थ को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन है। पर पूछें तो किससे पूछें? डॉक्टर गूगल से तो नहीं पूछ सकते। अब ऐसे ही बहुत सारे लोगों की फ्रेंड, गाइड और डॉक्टर हैं डॉक्टर क्यूटरस। इंस्टाग्राम पे इनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। बाय द वे सिर्फ डॉक्टर नहीं है, ये कंटेंट क्रिएटर हैं, अवार्ड विनिंग कंटेंट क्रिएटर हैं। ये किताबें लिख चुकी हैं, पॉडकास्ट कर चुकी हैं, मिलियंस इनको फॉलो करते हैं। वैसे डॉक्टर क्यूटरस इनका असली नाम नहीं है, इनका असली नाम है तन्या। वेलकम टू ललन टॉक डॉक्टर तन्या, कैसी हैं आप? थैंक यू, बेहतरीन। बहुत अच्छा दिन है, स्टूडियो में एसी चल रहा है थैंकफुली, बाहर बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी लग रही है आज आपको? थैंकफुली चलिए अंदर थोड़ा मौसम ठीक है। हाँ, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। सो डॉक्टर तान्या, सबसे पहली तो बात ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, स्पेशली यंगस्टर्स, जिनको आपका कंटेंट देख करके अपने बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो बातें पता चलती हैं जो किसी से पूछ नहीं सकते, क्योंकि आज भी ऐसा है कि हम अपने घर वालों से, पेरेंट्स से खुल के बात नहीं कर सकते। स्कूल में टीचर्स रिप्रोडक्टिव वाला जो सेक्शन होता है पूरा अपना पढ़ाई का, वो ऑलमोस्ट या तो स्किप कर देते हैं या फिर बहुत ही किताबी तरीके से पढ़ाते हैं। दोस्तों से क्या ही पूछें। आपका कंटेंट ऐसे लोगों की बहुत मदद करता है। पर जब आप छोटी थी, 12-13 साल की थी, स्कूल में थी, तब क्या आपको गाइड करने वाला कोई था? क्या आप किसी से बात कर सकती थी? मेरी अपब्रिंगिंग थोड़ी अलग रही है ऑनेस्टली। मेरे दोनों मम्मी पापा फर्टिलिटी डॉक्टर्स हैं, तो हमारे घर में ये कॉन्वर्सेशन बिल्कुल टैबू नहीं था। इनफैक्ट जब मैं क्लास 8 में थी, मम्मी पापा ने मुझे पकड़ाई एक DVD
मैंने कहा बेटा देख लो। इसमें उस डीवीडी में मतलब काफ़ी बायोलॉजिकली समझाया गया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, सेक्स क्या होता है, पीरियड्स क्या होते हैं, मतलब बेसिक सेक्स एड टाइप का वीडियो था वो। क्योंकि उन्हें पता था कि सवाल तो है मेरे दिमाग में, पर उनसे आके मैं नहीं पूछने वाली हूँ। तो ये ऑकवर्ड मतलब पोटेंशियली ना रहे ऑकवर्डनेस का, मेरे सारे सवाल आंसर हो जाएं। और फिर उससे थोड़ा ये भी हो गया कि लेवल सा हो गया कि अब मुझे पता है मम्मी पापा चिल है, अभी कुछ होगा नहीं बवाल अगर मैं ये सब सवाल पूछूंगी। तो उससे थोड़ा काफ़ी कन्वीनियंट हो गया आगे के लिए। तो इवन बाद में अगर मेरे दिमाग में कोई सवाल आए तो मैं आराम से खुलेआम जाके पूछ सकती थी, कोई लोड नहीं था घर में ऐसा। और वही जब मैंने स्कूल में जाके देखा तो एकदम उल्टी कहानी थी। स्कूल में हमारे यहाँ बहुत शान से हमारी मैम आई क्लास में, उन्होंने कहा ये चैप्टर 8 खोलो, सबका चैप्टर 8 ICSE वाले बच्चों का। कहती है ये सेक्शन कैंसिल कर दो, ये एग्जाम में ही नहीं आएगा। कैंसिल कर दो? पूरा हमारा पूरा पेज कटवा दिया था ICSE। Oh God। बोल दिया ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये सब पढ़ना नहीं है, छोड़ दो। तो मैं कॉन्वेंट स्कूल में थी, थोड़ा एटमॉस्फेयर वहाँ पे भी मतलब अलग टाइप का था। क्या बोलूँ मैं। तो आई थिंक बड़ा ही ऐसे कन्फ्लिक्टिंग मैंने वो चीज़ें देखी थी अपने बचपन में कि घर पे तो इतना मस्त चिल है, कोई दिक्कत नहीं है, वर्सेस स्कूल में तो बड़ा ही रिग्रेसिव टाइप का, बिल्कुल ही पता नहीं मतलब प्लेजेंट नहीं था देखना मेरे लिए वो। बट अच्छा था कि घर में अच्छा ओपन एटमॉस्फेयर मिला, मेरा भाई भी बहुत ओपन रहा है। तो आई थिंक मैं काफ़ी सेक्स पॉजिटिव एनवायरनमेंट में पली बड़ी हूँ, आई वुड से सो। हाँ। तो फिर आपके जो फ्रेंड्स वगैरह थे या क्लासमेट्स थे, एक अजीब सा डिस्टेंस नहीं आपको फील होता था कि आपका तो घर का माहौल बहुत अलग है, बट आई एम श्योर सबके घर का माहौल ऐसा नहीं है कि आप खुल के पेरेंट्स से बात कर सको या इतना कॉन्फिडेंट फील करो ऐसे टॉपिक्स को लेकर के उनके बारे में बात करना? तो मैं बड़ी पॉपुलर थी, सब आके मुझे से सवाल पूछते थे। ओके। बट नहीं, बट लाइक जब पेरेंट्स को पता चलता था कि मैं सवाल के जवाब दे रही हूँ तो काफ़ी पेरेंट्स गुस्सा हो जाते थे कि उससे बात मत करो वगैरह वगैरह। ये सब तो बकवास हमेशा से चलती आ रही है। ये आई थिंक ऑलमोस्ट हर बच्चे का एक्सपीरियंस है, पेरेंट्स मना करते से बात मत करना, ये अच्छी लड़की नहीं है। आप प्रयागराज से हैं, राइट? जी। और काफ़ी समय से आपकी लाइक पुश्ते भी वहीं रह रही हैं। जी। तो कैसा शहर है, कैसा एक्सपीरियंस है आपका वहाँ रहने का? अभी आपने पर पढ़ाई अपनी आई थिंक ऑक्सफोर्ड से की है, मास्टर्स? तो मैंने पूरी स्कूलिंग इलाहाबाद में करी है, फिर मैं अपने MBBS के लिए मेरठ गई, फिर मैंने अपना मास्टर्स ऑक्सफोर्ड से किया। तो काफ़ी अलग अलग एक्सपीरियंस देखने मिले। पर अपने परिवार की मैं 5वीं पुश्त हूँ इलाहाबाद में, तो मैं तो बहुत ज़ोर से अपने आप को उस शहर का मानती हूँ। और बहुत मोहब्बत है मुझे अपने शहर से, और अच्छी जगह है, मतलब काफ़ी बदल गई है हाल में, बट बड़ा अच्छा ऐसे स्लीपी सा टाउन है, सुकून वाली जिंदगी। हाँ, ज़्यादा कोई बवाल पचड़ होता नहीं है। अच्छा, आपने जब अपना मास्टर्स कर लिया और आप मेडिकल की फील्ड में आ गई, ये डॉक्टर क्यूट्रस पेज बनाने के पीछे क्या आइडिया था और ये नाम कहाँ से आया है डॉक्टर क्यूट्रस, मतलब क्या है इसका? मैं एक कहानी बताऊंगी। जब मैं छोटी थी तो मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, और सबको ऐसे जब हम छोटे हुआ करते थे तो मम्मी पापा को भी बुलाते हैं ना पार्टी में, तो वैसी वाली कोई बर्थडे पार्टी रही होगी। मुझसे पूछा गया, मेरी फ्रेंड के बाबा ने मुझसे पूछा कि बेटा मम्मी कहाँ है, मम्मी क्यों नहीं आई? मैंने ताड़ से जवाब दे दिया, 1 मिनट सोचा नहीं। मैंने कहा मम्मी किसी के बच्चेदानी का ऑपरेशन करने गई हैं, मेरी मम्मी गायनेकोलॉजिस्ट है। बच्चेदानी? तो मुझे नहीं पता था ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना है, इस शब्द में कुछ गलत है। और वो मुझसे इतने खफा हो गए कि उन्होंने मुझे पूरी पार्टी कोने में खड़ा कर दिया, बेटा तुम ऐसे गंदे गंदे शब्द यूज़ करते हो, गंदी गंदी बातें करती हो, कोने में खड़ी हो जाओ। तो दैट इज़ एन इंसिडेंट जो मेरे दिमाग में बड़ा मतलब अलग से है कि कभी आप किसी से बोलें कि मेरी मम्मी नाक का ऑपरेशन करने गई हैं तो आपको कोई इस तरह से ट्रीट नहीं करेगा। नाक बड़ी नॉर्मल चीज़ है, पर यूट्रस, बच्चेदानी, जो हमारा पहला घर है, जहाँ हम सब हर व्यक्ति जो इस पृथ्वी पे है, सबका पहला घर यूट्रस रहा है। तो उसमें शर्म की बात क्यों है, उसमें ख़राब बात क्यों है? तो फिर मुझे लगा कि हमें इसको थोड़ा सा रीब्रांडिंग की ज़रूरत है। और हम सबको अपने पहले घर की काफ़ी फॉन्ड मेमोरीज होती हैं, हमेशा अच्छे से सोचते हैं। मैंने सोचा यूट्रस भी टेक्निकली तो पहला घर ही है, तो क्यूट प्लस यूट्रस, इससे बना डॉक्टर क्यूट्रस। ओके। एंड
जर्नी भी शुरू ऐसी ही हुई कि मैंने अपना यूके में मैंने अपना मास्टर्स किया और उसके बाद मुझे यूके बड़ा पसंद आया। मैंने सोचा यहाँ रुकते हैं कुछ दिन, तो वहाँ का प्रैक्टिस करने का मैं लाइसेंसिंग एग्ज़ाम दे रही थी। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैंने कहा अब छुट्टी ले ली जाए भाई, बहुत साल से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी यही सब चल रहा है, कुछ दिन रिलैक्स करते हैं। तो मैंने सोचा 1-2 महीने छुट्टी मारने घर आती हूँ, उसके बाद मुझे फिर यूके जाना होगा अपना ट्रेनिंग कंटिन्यू करने के लिए, वहाँ मेडिसिन प्रैक्टिस करने के लिए। अब कुछ ऐसा सा हुआ कि उन 1-2 महीनों के बीच में लॉकडाउन हो गया। जब मैंने अपना अकाउंट शुरू किया था, मैंने जनवरी में, वैसे पिछले साल अकाउंट 2019 में शुरू किया था, बट मैं पोस्ट नहीं कर पाती थी क्योंकि 3 महीने यूके में रहती थी, 3 महीने इंडिया में रहती थी, एग्ज़ाम में लगी हुई थी पूरे समय। तो 2020 जनवरी में मैंने अच्छे से पोस्ट करना शुरू किया। मार्च में लॉकडाउन लग गया, तो फिर मैंने कहा अब घर पे खाली ही बैठे हैं क्योंकि मैं फर्टिलिटी हॉस्पिटल में काम करती हूँ और फर्टिलिटी के सारे प्रोसीजर्स कैंसिल कर दिए गए थे अर्ली कोविड में, क्योंकि हमें पता नहीं था ये वायरस ह्यूमंस के सेल्स को किस तरह से अफेक्ट करेगा। तो सारे प्रोसीजर्स कैंसिल हो गए थे, हमारी ओपीडी बड़ी छोटी हो गई थी, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे की ओपीडी करते थे। मैं खाली बैठी हुई थी घर पर, मैं वीडियोज़ ही बना के डालते हैं। और फिर कुछ हो सा गया वहाँ पे अकाउंट काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आई, ग्रोथ अच्छी आई, तो फिर मैं अब मेरा सेकंड जॉब है ये। आपने ये बताया था हम लोग की जब बात हो रही थी इंटरव्यू से पहले कि आप गायनी नहीं है बस से, तो आप एग्जैक्टली आप प्रैक्टिस क्या करती हैं? हर किसी ने जिसने MBBS किया है उसको हर प्रोसीजर करना अलाउड है। अबॉर्शन के अलावा हर कोई प्रोसीजर हम कर सकते हैं, हम हर किस्म के पेशेंट को देख सकते हैं। MBBS आपको एक जनरल डॉक्टर बना के निकालती है। मैंने अपना मास्टर्स किया था एम्ब्रियोलॉजी में, यानी कि इनफर्टिलिटी के जो प्रोसीजर्स होते हैं उन्हें कैसे परफॉर्म करना है, यानी कि स्पर्म फ्रीजिंग कैसे करनी है, स्पर्म सेव कैसे करना है किसी का, एग्स कैसे फ्रीज़ करने हैं, IVF के जो प्रोसीजर्स होते हैं, तो जितने भी फर्टिलिटी रिलेटेड प्रोसीजर्स होते हैं इसमें मैंने अपनी ट्रेनिंग करी है। पर ये मैं एक एडिशनल स्टेप चाहती थी, जब मैं आगे गायनेकोलॉजिस्ट बनूँ और आगे मैं एक फर्टिलिटी प्रैक्टिशनर बनूँ, तो मुझे उसके बैक एंड का मतलब आइडिया हो कि कैसे ये एक्चुअली प्रोसीजर्स होते हैं। बिकॉज नॉर्मली जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं वो मेडिकल स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। अच्छा। एम्ब्रियोलॉजिस्ट एक अलग फील्ड के होते हैं। और हम क्या पढ़ाई करते हैं आप? जनरली BSc के बाद लोग MSc करते हैं। अच्छा। तो हम लोग जनरली इनको हम पैरामेडिकल फील्ड मानते हैं, तो इनके साथ में हम काम करते हैं। मुझे चाहिए था कि मेरी ट्रेनिंग थोड़ी और वेल राउंडेड रहे और इसके बाद मैं गायनेकोलॉजी में जाऊँ। मैंने अपनी गायनेकोलॉजी की ट्रेनिंग शुरू ही नहीं करी बिकॉज यूके में गई ही नहीं उसके बाद। एंड मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे सेक्सुअल मेडिसिन में बहुत इंटरेस्ट है, एक बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत लोगों के ऐसे सवाल हैं, बहुत लोगों को ट्रीटमेंट चाहिए इस फील्ड में, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में सेक्सुअल मेडिसिन नाम की ब्रांच एग्जिस्ट नहीं करती है। तो मैं अभी जनरल प्रैक्टिस में ही हूँ, बट मोस्टली मेरे पेशेंट्स फीमेल हैं। तो टेक्निकली मैं, जिसको हम अपने फील्ड में बोलते हैं नॉन ट्रेनिंग JR, नॉन ट्रेनिंग जूनियर रेजिडेंट हूँ मैं। कि मैं ट्रेनिंग में नहीं हूँ, बट जैसे जूनियर रेजिडेंट से जो काम कराते हैं वो मुझसे कराया जाता है। तो क्या हूँ मैं? काफ़ी भारी सवाल है ये। वैसे अभी जिस लड़की का मैंने जिक्र किया उसके जैसे बहुत सारे लोगों की फ्रेंड हैं आप, गाइड हैं और डॉक्टर हैं। अब मुझे आपसे पूछना है सवाल ऑफ द सेंचुरी, डज साइज मैटर? क्या साइज से फ़र्क पड़ता है? क्योंकि ये समस्या आई थिंक दुनिया का हर पुरुष ऐसा है जो कभी ना कभी इस बारे में सोचता है। नहीं भी सोचता तो दीवारों पे पुते हुए जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, अखबारों में छपे विज्ञापन कि आप अपना साइज़ बढ़ाइए, आप अपनी पार्टनर को खुश नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए ये लीजिए वो लीजिए। इंसान इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है और वो कॉन्स्टेंटली अपने शरीर को लेकर के डाउट में रहता है। तो क्या वाकई साइज़ इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका साइज़ इतने सेंटीमीटर इतना होना चाहिए? जब सारे ऑर्गेज़म क्लिटोरिस से आते हैं तो साइज़ से क्या लेना देना? क्लिटोरिस को तो आप अंदर तो आप पेनिस डाल नहीं सकते हैं, आप वजाइना के अंदर ही डाल सकते हैं। तो साइज़ से जेन्युइनली कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी टेक्निक से फ़र्क पड़ता है। और आप सही भाई घंटी गलत दरवाजे पे बजाएंगे तो दरवाज़ा नहीं खुलने वाला है। तो अगर आप बहुत बड़ी डंडी से भी घंटी बजाएं तो दरवाज़ा फिर भी नहीं खुलेगा, बात घूम फिर के यही आती है। तो अगर आप क्लिटोरिस पे फोकस करें, अगर आप टेक्निक पे फोकस करें, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है प्लेजर के लिए, यानी कि साइज़ कितना है। ऑल्सो इसी लाइन में
साइज़ बढ़ाने की पिल्स, क्रीम्स, लोशन सब बकवास होती हैं, सब कुछ नहीं होता है, ना कोई मशीन, ना कोई एक्सरसाइज, ये कोई काम की नहीं होती हैं। अगर किसी को इरेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है तो एक डॉक्टर ज़रूर हेल्प कर सकता है, दवाइयाँ दे सकते हैं, डिवाइसेस दे सकते हैं, पर साइज़ बढ़ाने की चीज़ें कोई भी काम की नहीं होती हैं, ना उनसे कुछ होता है, ना ही इसका कोई फ़ायदा है। साइज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सिर्फ चोचलेबाजी, इस चक्रों में ना पड़ो, बिल्कुल भी स्ट्रेस लेके डिप्रेशन में ना आ जाए। एग्जैक्टली। ठीक है, आपको फीमेल जो आपके ऑडियंस हैं उनके तो बहुत सारे सवाल आते होंगे, मेल पेशेंट्स भी अप्रोच करते हैं कि हमें ये समस्या है? खूब अप्रोच करते हैं, पर वही ट्रोलिंग काफ़ी होती है, तो समझ में नहीं आता है कब एक्चुअली जेन्युइनली कोई सवाल पूछ रहा है या मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, तो आई वुड से करीब 40% जेन्युइन लोग होते हैं, पर वो 60% जो होते हैं वो सब माहौल गड़बड़ कर देते हैं। तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है? महिलाओं की प्रॉब्लम्स के बारे में तो हमने बहुत बात कर ली और वो मालूमात भी है लोगों को। पुरुषों के बारे में लोग खुल के बात, मतलब खुद पुरुष नहीं करते, तो किस तरीके की समस्याएं ज़्यादा कॉमन है? बॉडी इमेज के इशू सबको होते हैं कि क्या मेरा साइज़ सही है, क्या मेरा पीनस गलत डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, क्या मेरे टेस्टिकल्स ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे दिखने चाहिए। स्टैमिना पे बड़े सवाल होते हैं, कितनी देर कैसे लास्ट करें, किस तरह से अपने पार्टनर को प्लीज़ करें। बहुत सारे आदमियों में बहुत प्रेशर होता है वर्जिनिटी लूज़ करने का, जैसे औरतों में होता है वर्जिनिटी बचाने का, वैसे आदमियों में होता है लूज़ करने का। तो काफ़ी लोगों को बड़ा स्ट्रेस होता है कि मैं 28 साल का हो गया हूँ, मैंने कभी सेक्स नहीं किया है, ऐसे कैसे, मतलब काफ़ी प्रेशर फील हो रहा है, मेरे दोस्त मजाक उड़ा रहे हैं। तो अलग अलग वैरायटी के इश्यूज होते हैं। एक अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि हम लोग का बॉडी का लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो जो टेस्टिकल्स होते हैं उनमें भी कभी ऐसी सिचुएशन होती है, तो ये भी लोगों की, पुरुषों की प्रॉब्लम होती है कि लेफ़्ट टेस्टिकल ज़्यादा बड़ा है और राइट टेस्टिकल छोटा है। तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। एक साइज़ बड़ा, एक साइज़ छोटा और ऊपर नीचे होना बहुत नॉर्मल बात है। एक और सवाल जो लोगों के दिमाग में बहुत आता है वो ये है कि मेरे जेनिटल्स डार्क हैं बाकी शरीर से, मैं इनको गोरा कैसे करूं, मैं बाल कैसे हटाऊं, या स्पर्म की ताकत कैसे बढ़ाऊं, स्पर्म कैसे स्ट्रॉन्ग करें, इरेक्शन नहीं हो रहा है सही से, इसको कैसे करें। तो हाँ, मतलब बॉडी इमेज से लेकर के प्लेजर से लेकर के रिप्रोडक्शन, हर तरह के सवाल आते हैं। और मास्टरबेशन भी पुरुषों में एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि बहुत सारे लड़कों को, स्पेशली जो यंग लड़के हैं, उनको ये चीज़ सिखाई जाती है, बताई जाती है कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करोगे तो फिर तुम्हारी मर्दानगी पे कोट अन कोट फ़र्क पड़ जाएगा, स्पर्म बनना बंद हो जाएंगे। ये आप एटलीस्ट जो हमारे ऑडियंस है, जो यंग लोग हैं जो देख रहे हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगी इस बारे में? मैस्टरबेशन में कुछ नुकसानदायक नहीं होता है, इससे काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। अगर करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, कोई लोड नहीं है लाइफ में। बट ऐसा नहीं है कि मैस्टरबेशन करने से कोई नुकसान होगा। अगर आप मैस्टरबेट नहीं करते हैं तो वो नाइटफॉल बन के बाहर निकल आएगा अपने आप ही, ऐसा नहीं है। और उससे भी बहुत लोग काफ़ी डरते हैं कि बहुत बीमारी हो गई है। नाइटफॉल भी बहुत नॉर्मल चीज़ है। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि जब जो लोग ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे होते हैं अपने बच्चे को, अगर बच्चा 2 दिन ब्रेस्ट मिल्क ना ले तो दूध अपने आप बाहर आ जाता है, उसको वो रोक नहीं सकते हैं अंदर। वैसे ही होता है एजैकुलेशन में कि अगर आपने मतलब एक्सरसाइज करके, क्या है मतलब मैस्टरबेशन करके आपने एजैकुलेट कर लिया तो आपका स्पर्म सीमेन बाहर आ जाएगा। अगर आपने नहीं किया तो वो रात में निकल आएगा। नाइटफॉल भी कोई घबराने की बात नहीं है, एक नॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट का पार्ट होता है। और जितना आप सीमेन स्टोर करके रखेंगे उतना वो बाहर आता रहेगा। सीमेन एक्चुअली स्पर्म जो है बहुत भयानक मात्रा में बनाए जाते हैं। एक एवरेज आदमी पर सेकंड 1500 स्पर्म बनाता है पर सेकंड। तो एकदम से जैसे मैंने आपने पर सेकंड बोला, इस हाले से कैमरे के पीछे जो जर्क था ना उसके सिर का, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई, शौक में चला गया। पर सेकंड बहुत बनते हैं, हाँ, कहीं नहीं खत्म होंगे। तो एक एवरेज आदमी पर सेकंड करीब 1500 स्पर्म बनाता है। तो वो इतना भारी मात्रा में होता है कि आप मतलब क्या करेंगे रोक के उसे, वो बाहर वैसे भी निकलना है। दूसरा ये रहता है कि जो पुराना स्पर्म होता है उसमें, जिसको हम बोलते हैं मेडिकली ऑक्सीडेटिव डैमेज, यानी कि
पुराना रहने की वजह से जो बासी हो जाना, उसका जो डैमेज होता है वो बढ़ता जाता है। तो अगर आप रेगुलरली मैस्टरबेट या सेक्स के थ्रू उसको निकालते रहें तो आपका फ्रेश और हेल्दी स्पर्म बाहर आता रहेगा। जितना पुराना पड़ा रहने देंगे उतना उसमें ऑक्सीडेटिव डैमेज, फ्री रेडिकल्स जिसे हम बोलते हैं, फ्री रेडिकल का डैमेज बढ़ता जाता है। तो मैस्टरबेशन बाय इटसेल्फ कोई बुरी बात नहीं है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ कहने की, वो ये है कि कुछ लोगों को कंपल्सिव मैस्टरबेशन यानी कि पूरे समय मैस्टरबेशन, जिसको एडिक्शन, जिसको कॉमन भाषा में कहा जाता है, उसकी भी प्रॉब्लम होती है। नेचुरली इसके अपने भी नुकसान हैं। अगर आपका कंपल्सिव मैस्टरबेशन नहीं है तो मैस्टरबेशन में कोई नुकसान नहीं है। कंपल्सिव मैस्टरबेशन है या अगर आपको जितना मैस्टरबेट कर रहे हैं उससे प्रॉब्लम हो रही है तो आप स्पेशलिस्ट से, थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं। वो ये असेस कर सकते हैं कि पहले आपका कंपल्सिव है कि नहीं, और अगर है तो इसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, बट अल्टीमेटली कोई ख़जाना नहीं है जो आपको बचा के रखना है। इट्स ओके, नेचुरल है, ये चला जाएगा, अपने आप ही बाहर आ जाएगा। अच्छा डॉक्टर तानिया, एक बात बताइए, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो टैम्पॉन यूज़ करना चाहती हैं पीरियड्स के टाइम पे, पर उनके दिमाग में ये डर है कि अगर वो टैम्पॉन यूज़ करेंगी तो फिर उनका हाइमेन ब्रेक हो जाएगा और कोट अनकोट वो वर्जिन नहीं रहेंगी। तो इस डर से लोग टैम्पॉन यूज़ नहीं करते। क्या वाकई हाइमेन ब्रेक होता है आप टैम्पॉन यूज़ करिएगा तो? किसी के पास रबर बैंड है यहाँ पे? ये मेरे ही हाथ में था, पर तो हमारा हाइमेन, जिसको हम नॉर्मली ऐसे समझते हैं कि जैसे लोग हाइमेन को, अगर ये वजाइना समझते हैं तो ये हाइमेन को ऐसे ढक्कन समझते हैं कि आपके वजाइना के एंड पे एक ढक्कन लगा है। ढक्कन नहीं होता है। हाइमेन एक्चुअली एक रबर बैंड की तरह होता है, ऐसे आप समझ लीजिए। एक्चुअली हाइमेन ऐसे लगा होता है। तो हाइमेन के अंदर एक नेचुरल ओपनिंग होती है और वो एक रिंग के शेप में होता है यूजुअली, जो वजाइना की ओपनिंग को सराउंड करता है। वो एक ढक्कन नहीं होता है, इंसान टेट्रा पैक नहीं होता है। तो क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि अगर आप ये समझिए ये यूट्रस है, ये वजाइना है और ये हाइमेन है, तो मैंने बॉटल उल्टी कर रखी है, पानी बाहर नहीं आ रहा है, तो पीरियड का ब्लड कैसे बाहर आएगा अगर यहाँ ढक्कन लगा है? नेचुरली हमारी बॉडी में एक ओपनिंग होती है। अगर यहीं मैं करूँगी नहीं क्योंकि मेरे कपड़े भीग जाएंगे, बट अगर मैं ये ढक्कन हटा के यहाँ ये लगा दूँ और इसको उल्टा करूँ तभी तो ये पानी बाहर आएगा। इसी तरह से पीरियड्स भी ऐसे ही काम करते हैं। तो हाइमेन एक टिश्यू होता है जिसमें नेचुरल ओपनिंग्स होती हैं। हाइमेन छन्नी की तरह होता है, उसमें छोटे 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 छेद होते हैं। वो एक ढक्कन की तरह नहीं होता है, उसमें ऑलरेडी एक नेचुरल ओपनिंग होती है। तो अगर आप रिलैक्स्ड रहें और आराम से बिना टेंशन के धीरे से टैम्पॉन अंदर डालें तो आपका हाइमेन डैमेज नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, हाइमेन होने ना होने से वर्जिनिटी का कोई सवाल नहीं उठता है। वर्जिनिटी का डेफिनेशन सबका अलग अलग होता है। कोई बोलेगा कि फिंगरिंग से वर्जिनिटी चली गई, कोई बोलेगा ओरल सेक्स से चली गई, कोई बोलेगा पेनिट्रेशन से चली गई। लेस्बियंस की वर्जिनिटी कैसे जाती है अगर ऐसे हुआ तो? वो तो पेनिट्रेशन करते नहीं है। तो वर्जिनिटी का डेफिनेशन क्या हुआ? हाँ, मतलब लोग, एटलीस्ट हमारे समाज की बात करें तो लोगों के दिमाग में बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि पहली चीज़ तो सिर्फ पहली बार जब आप सेक्स करोगे तो आपको ब्लीडिंग होना ही होना है क्योंकि आपका हाइमेन ब्रेक हो रहा है, और अगर वो ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो मतलब आप वर्जिन नहीं है। तो मैंने तो जितने डॉक्टर से आज तक बात की सबने बोला है कि ये बकवास है, ये झूठ है, अटरम पटरम फुल बकवास बात है ये। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि हाइमेन जो होता है, जो टिश्यू होता है, उसमें एक्चुअली बहुत ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। तो हाइमेन के फटने से एक्चुअली ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। अप टू हाफ ऑफ ऑल वीमेन हु हैव हैड सेक्स, वो कहते हैं उनको कभी ब्लीडिंग नहीं हुई है पहली बार सेक्स में, क्योंकि अगर वजाइना रिलैक्स्ड है तो हाइमेन भी धीरे से रिलैक्स हो जाएगा और धीरे से पेनिट्रेशन ईजी हो जाएगा। इनफैक्ट हम लोग हाइमेन का रेमिनेंट देखते हैं लेबर में। कितनी स्टडीज़ में हम लोगों ने देखा है कि फुल इंटैक्ट हाइमेन रहा है। आप लेबर में डिलीवर कर रहे होते बच्चे को, उस टाइम पे महिला का हाइमेन होता है, दिखता है, हाइमेन पूरा दिखता है। उसको हम कैरेंकुलर मायोटिफॉर्मिस बोलते हैं, दिखता है आसपास। तो ऐसा नहीं है कि हाइमेन ऐसे एक सीक्रेट सील है वर्जिनिटी की, और ये ज़रूरी नहीं है कि पहली बार सेक्स करने में भी ब्लीडिंग होए। काफ़ी लोगों में नहीं होती है, ये इंटायरली नॉर्मल बात है। अक्सर जो ब्लीडिंग होती है वो इस वजह से होती है कि वजाइना जो है, जब कोई सेक्सुअली अराउज्ड होता है तो वजाइना अपने आप में अंदर एक ऐसे लुब्रिकेशन करता है ताकि पीनस को अंदर जाने में दिक्कत ना हो, दर्द ना हो।
ताकि मतलब, क्योंकि अगर दर्द होएगा तो कोई क्यों सेक्स करेगा भाई, मतलब नेचुरल सी बात है। तो और एवोल्यूशनरली सेक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे ऐसे ही आएंगे और हम एक इंस्टिंक्ट से, हम दो इंस्टिंक्ट से पैदा होते हैं जो हम पिछले करोड़ों साल से पैदा होते हुए आ रहे हैं। खाना खाओ बच्चे पैदा करो, खाना खाओ बच्चे पैदा करो। एक लिविंग बीइंग का इंस्टिंक्ट सिर्फ यही होता है एट द बेस। तो सेक्स इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। सेक्स को प्लेजरेबल बनाना ज़रूरी है। सेक्स जितना पेनफुल बनाते जाएंगे उतना हम अपना जीन्स फैलाना कम करेंगे। वो एवोल्यूशन के सबसे अच्छा आइडिया नहीं है। तो वजाइना जो है नेचुरली एक लुब्रिकेशन सिक्रीट करता है ताकि सेक्स इजी रहे। और कभी कभी कोई अगर सही से अराउज नहीं है, सही से टर्न ऑन नहीं है, तो ये एडिक्वेट लुब्रिकेशन नहीं आएगा। इसकी वजह से जब पेनिट्रेशन होता है तो वजाइना में छोटे छोटे कट्स हो जाते हैं, टेयर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। तो हिस्टोरिकली मतलब मैं तो इस बात को मानती हूँ कि हिस्टोरिकली बहुत सारे लोगों को ब्लीडिंग इसलिए होती थी क्योंकि औरतों के सेक्सुअल प्लेजर को कभी प्रायोरिटाइज नहीं किया गया है। धीरे धीरे हम जब ये बदलते हुए देख रहे हैं तो धीरे धीरे देख रहे हैं कि और भी कम लोगों को ब्लीडिंग हो रही है पहली बार सेक्स में। एंड होपफुली ऐसा ही चलता रहेगा एंड ये सील तोड़ने वाला मिथ निकल जाएगा। समझ में आ जाएगी ये बात कि ऐसा नहीं होता है। बट अभी जैसे हम लोग ने पेनफुल सेक्स की बात करी, बहुत लोगों के लिए सेक्स इज़ अ पेनफुल एक्सपीरियंस, और सिर्फ पहली बार नहीं, स्पेशली विद वुमेन। औरतों के साथ ये समस्या ज़्यादा है कि उनको सेक्स में ज़्यादा दर्द होता है। पहली चीज़ तो क्यों होता है, और अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो फिर क्या करना चाहिए? पहली बात तो लुब्रिकेशन की है कि हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोन्स का लेवल चेंज होता रहता है। जब आपका पीरियड ख़त्म हुआ होता है उसके बाद आपकी बॉडी में हार्मोन सबसे लो लेवल पे होते हैं। उस समय अगर आप सेक्स करेंगे तो काफ़ी पेनफुल हो सकता है क्योंकि लुब्रिकेशन सही से नहीं आता है। यही हार्मोन्स डिक्टेट करेंगे कि कितना लुब्रिकेशन आ रहा है। तो ये जो स्लिपरीनेस है, वही जैसे आप ऐसे समझिए कि अगर आपको चूड़ी पहननी है और चूड़ी सही से नहीं आ रही है, थोड़ा सा साबुन लगा दी तो सट्ट से चढ़ जाती है। तो ये लुब्रिकेशन साबुन की तरह होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वजाइना में कोई अपना साबुन डाले, प्लीज़ मत करना ये। ये लुब्रिकेशन एक स्लिपरीनेस ऐड करता है। तो अलग अलग फेजेस ऑफ द साइकिल में आपका लुब्रिकेशन कम नेचुरली हो सकता है अगर ऐसा है। और इनफैक्ट अगर आप ज़्यादा देर तक सेक्स कर लें या बार बार सेक्स करें तो भी, मतलब सेम सेशन में, तो भी लुब्रिकेशन कम होता जाता है। तो इसमें हम सिंपल वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट बाज़ार से ख़रीद सकते हैं। फ्लेवर्ड वाले लुब्रिकेंट्स नहीं यूज़ करने चाहिए इसमें, क्योंकि वजाइना में इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। और नॉर्मल लुब्रिकेंट यूज़ करेंगे उससे इन्फेक्शन होने का चांस होता है? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट आपके चांसेस कम करेगा, क्योंकि वही आप बात समझिए कि अगर आप हाथ में चूड़ी घुसा रहे हैं तो हाथ कट जाता है। थोड़ा सा साबुन डाल दीजिए तो आराम से चला जाता है। तो वही बात होगी कि वजाइना अगर लुब्रिकेटेड नहीं है, अराउज नहीं है, और उसमें आप ज़बरदस्ती पीनस ऐसे घुसा रहे हैं तो चोटें लग सकती हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो थोड़ा सा लुब्रिकेशन ऐड करने से ये प्रॉब्लम भी हट जाती है, सेक्स का पेन भी कम हो जाता है और सेक्स प्लेजरेबल बन जाता है। पहली बात ये। दूसरी बात, बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से सेक्स पेनफुल हो सकता है। सबसे कॉमन हुई एंडोमेट्रियोसिस, वैजिनिस्मस। तो एंडोमेट्रियोसिस में ऐसा होता है, ऐसे आप समझिए कि आपके यूट्रस के अंदर जो स्किन, मतलब हाँ, यूट्रस के जैसे हमारी ऊपर एक स्किन होती है वैसे यूट्रस के अंदर भी एक स्किन होती है। यही स्किन हर महीने पीरियड बन के बाहर निकल आती है। ऐसे जैसे मैं समझाती हूँ, वो यूट्रस जो है बहुत ही एक्साइटेड रहता है कि एक बच्चा आएगा, बच्चा आएगा, बच्चा आएगा। और जब बच्चा आएगा उसके लिए हम एनवायरनमेंट अच्छा सा कोजी सा बना देंगे। उस एनवायरनमेंट को कोजी बनाने के लिए यूट्रस जो अंदर की लाइनिंग होती है, जैसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसको ढेर सारी इकट्ठा कर लेता है ताकि सॉफ्ट सा एनवायरनमेंट रहे। जब वो बच्चा नहीं आता है तो यूट्रस हो जाता है हाँ कि क्या फालतू में मैंने रखा, तो यूट्रस बढ़िया कलेश काटता है, सब उठा के फेंक देता है। ये होता है पीरियड। तो ये जो अंदर की लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम, ये बाहर निकल आती है। यही लाइनिंग, इस टाइप के सेल्स कभी कभी हमारे शरीर में अलग अलग पार्ट्स में उगने लगते हैं। ये लंग तक उग सकते हैं, पेल्विस में उग जाते हैं, कहीं कहीं वजाइना में उग जाते हैं। तो अगर वजाइना में ये सब उगे हों तो इससे सेक्स काफ़ी पेनफुल हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली जब पीरियड आता है तो वजाइना से तो नॉर्मली सब बाहर निकल आता है। पर अगर शरीर के अंदर, मान लीजिए पेट के अंदर ऐसा टिश्यू उग गया है, तो वो कहाँ जाएगा? वो पेट के अंदर ही ब्लीड करता रहेगा, उससे इरिटेशन होएगा, उससे पेन होएगा। तो एंडोमेट्रियोसिस काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है। इससे आपका सेक्स पेनफुल हो सकता है। इसको मेडिकली हम बोलते हैं डिस्पैरियूनिया। और वैजिनिस्मस करके एक कंडीशन होती है जिसमें, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, उसके पास आप उंगली डालिए वो बच्चे से बंद हो जाता है, वैसे ही वजाइना भी बिहेव कर सकता है। किसी भी तरह का पेनिट्रेशन, चाहे वो पीनस से हो, चाहे वो टैम्पॉन से हो, चाहे वो मेडिकल एग्जामिनेशन से हो,
काफ़ी सारे रीजंस की वजह से वजाइना भी वेनस फ्लाईट्रैप की तरह पच्चे से बंद हो जाता है। इसको हम वैजिनिस्मस बोलते हैं। इसका भी लंबा ट्रीटमेंट चलता है। तो अगर नेचुरली वजाइना एकदम ही क्लोज्ड ऑफ है तो कोई भी सेक्स दर्द करेगा। काफ़ी सारी मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से सेक्स पेनफुल हो जाता है। अगर ऐसा बार बार कोई एक्सपीरियंस कर रहा है, ल्यूब्रिकेशन से नॉर्मल बाज़ार में लूब्रिकेंट ख़रीदने से हेल्प नहीं हो रही है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं। इट शुड हेल्प। तो अगर पेनफुल सेक्स है तो उसको बस बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि कोई मेडिकल कंडीशन हो सकता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। एब्सोल्युटली, सेक्स शुड नॉट बी पेनफुल, चाहे वो पहली बार हो चाहे वो 50वीं बार हो, सेक्स में दर्द नहीं होना चाहिए। ओके अच्छा, एक सवाल मेरे पास आया था कि एक महिला है, वो प्रेग्नेंट नहीं है एंड उनकी एज आई थिंक वाज बिटवीन 30 to 35 एंड शी इज़ नॉट प्रेग्नेंट, पर फिर भी उनके निप्पल से वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। जैसे प्रेगनेंसी में, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो फिर निप्पल से दूध का डिस्चार्ज होता है, पर उनके केस में तो वो प्रेग्नेंट नहीं थी फिर भी डिस्चार्ज है, तो वो ये डर गए कि कहीं उनको कैंसर तो नहीं हो गया है। एक्चुअली ट्यूमर्स में हो सकता है ऐसे, ब्रेन में एक ट्यूमर हो सकता है जिसकी वजह से निपल से एक वाइट डिस्चार्ज आता है। तो इसको हम बोलते हैं हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया। तो प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है जिसकी वजह से दूध बनता है। तो जब प्रेग्नेंट लोग होते हैं जिनके बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे होते हैं तो प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा होता है। प्रो माने पॉजिटिव, लैक्टिन माने लैक्टेशन। तो ये लैक्टेशन कराने वाला यानी ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान कराने का बढ़ाने वाला हार्मोन है ये प्रोलैक्टिन कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। काफ़ी रीजंस हो सकते हैं, थायराइड की वजह से भी बढ़ सकता है, दिमाग में एक ट्यूमर की वजह से भी बढ़ सकता है, कुछ मेडिकेशंस की वजह से बढ़ सकता है। तो अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं और आपके ब्रेस्ट से सफ़ेद डिस्चार्ज दूध जैसा आ रहा है तो ज़रूर से अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये हार्मोनल घपलेबाजी भी हो सकती है, ये ट्यूमर भी हो सकता है, ये दवाइयों से भी हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि निपल्स को स्टिमुलेट नहीं करना है, कि निपल्स को छूना कम है, क्योंकि जितना हम निपल्स को छूते हैं उतना दिमाग को लगता है वो ये तो बच्चा है इसके लिए दूध बनाना है, तो वो और बढ़ा देता है प्रोलैक्टिन का लेवल और वो और बढ़ा देता है इस डिस्चार्ज को। ओके तो डॉक्टर के पास जाना डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अच्छा, ब्रेस्ट की बात हो रही है तो एक कंसर्न आई थिंक मैक्सिमम लड़कियों में ये है कि मेरा एक ब्रेस्ट छोटा है एक ब्रेस्ट बड़ा है, साइज़ में डिफरेंस है। अब उसमें भी लोगों को यही तो हर दूसरी बात में इंसान को ये लगता है कि मुझे कैंसर हो गया है, तो उसमें भी लगता है कि कहीं इसमें कैंसर तो नहीं इसलिए छोटा रह गया, इसमें कैंसर नहीं है तो ये नॉर्मल है। साइज़ में डिफरेंस क्यों होता है? हमारी बॉडीज़ एसिमेट्रिकल होती हैं, हमारी बॉडीज सिमेट्री में नहीं होती हैं। स्क्रोटम में भी ऐसे ही होता है कि एक टेस्टिकल यूजुअली बड़ा होता है, एक ज़्यादा और नीचे होता है, एक ऊपर होता है। ब्रेस्ट में भी ऐसे ही होता है, हमारी पूरी बॉडी ऐसी ही होती है। मुझे भी लगता है मेरी एक आँख छोटी और एक आँख बड़ी है। मेरा ये टेढ़ा है, मैं अगर सीधे बैठूँ ना तो मेरा होठ इधर खिसका हुआ है। तो आपके और हमारा लेफ्ट साइड या राइट साइड एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, ये नॉर्मल है? बहुत नॉर्मल होता है। कुछ लोगों में इतना डिफरेंस हो सकता है कि एक कप साइज़ का अंतर हो सकता है। एक में 34A पहनेंगे, एक में 34B पहनेंगे। नेचुरली अलग अलग कप साइज़ के ब्राज नहीं आते हैं, बट ये बहुत ही नॉर्मल बात है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसी तरह से सिंस हम ब्राज की बात कर रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो पॉइंट करनी है, ब्रा पहनने ना पहनने से सैगिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सैगिंग या ब्रेस्ट का थोड़ा सा झूल जाना बहुत नॉर्मल चीज़ होती है क्योंकि ग्रेविटी इसी तरह से चलती है। मैं खुद ही हमेशा सुनती आई हूँ कि आप ब्रा नहीं पहनोगे तो आपके जो ब्रेस्ट हैं वो लूज़ हो जाएंगे, शेप ख़राब हो जाएगा। ये भी झूठ है? कुछ नहीं होता। आप ऐसे समझ लो, आप 2 बोरे ले लो, उसमें रेत भर दो, उनको दीवार से चिपका दो, क्या वो ऐसे खड़े रहेंगे? हमेशा गिरेंगे ना, नेचुरल सी बात है, क्योंकि ग्रेविटी हर चीज़ नीचे खींचती है। तो ब्रेस्ट भी एक ऐसा थैला ही तो है जिसमें फैट और मसल और ग्लैंड का टिश्यू भरा हुआ है। अगर आप उसको टेम्परेरी सपोर्ट देंगे एक ब्रा से तो वो टेम्परेरी सपोर्टेड रहेगा, ब्रा हटा देंगे तो गिर जाएगा। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कैसे इसका एग्जाम्पल तो मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, बट कि सपोर्ट अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सपोर्ट की कमी की वजह से वो सैग कर रहे हैं, लूज हो। जैसे मेरे गाल है, अगर मैंने अपने गाल पे ये कर लिया तो अभी तो मेरा गाल ऊपर उठा हुआ है, दिस इज लाइक वेयरिंग अ ब्रा। और मैंने हटा दिया तो मेरे गाल अपने नॉर्मल जगह पे आ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये करके बैठी रहूँगी ज़िंदगी भर तो मेरे गाल कभी लटकेंगे नहीं। मेरे गाल लटकेंगे क्योंकि ग्रेविटी ऐसे चलती है। कोलेजन जो हमारा टिश्यू होता है, जो इलास्टिक टिश्यू होता है, वो धीरे धीरे डिग्रेड करता जाता है जैसे हम बड़े होते जाते हैं, बूढ़े होते जाते हैं।
तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। ब्रा पहनने ना पहनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इच्छा है तो पहनो, नहीं इच्छा है मत पहनो। ब्लैक ब्रा पहनने से कैंसर नहीं होता है। अंडरवायर ब्रा पहनने से कैंसर नहीं होता है। अंडर आर्म डिओड्रेंट लगाने से कैंसर नहीं होता है। ये सारे मिथ्स बहुत ही कॉमन है। अच्छा, एक मिथ और है, अब मुझे पता नहीं मिथ है या नहीं, आप बताइए कि आप जब सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं, एक महिला की बात कर रही हूँ, तो आपके ब्रेस्ट साइज पे फर्क आ जाता है, तो यू बिकम हेवियर। ऐसा ये झूठ है? क्योंकि बहुत अच्छा, ये बहुत ही कॉमन है, आपने भी सुना होगा कि जैसे किसी लड़की की शादी हो जाती है तो अब बोलते हैं कि हाँ तुम्हारी बॉडी चेंज हो जाएगी। तो मतलब क्या सेक्स करने से महिला की बॉडी चेंज होती है? ऐसे साइंटिफिकली कुछ नहीं होता है। जब नॉर्मली मतलब शादी के बाद सब रिलैक्स हो जाते हैं ना, उससे पहले बड़ा स्ट्रेस होता है, मोटे होगा तो ब्याह नहीं होएगा। ऐसा वैसे होता नहीं है, कोई ऐसी साइंस नहीं है। सेक्स की वजह से वज़न बढ़ने का कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर आप रिलैक्स कर गए हैं कि अब भाई शादी की टेंशन नहीं है, अच्छा शादी होते ही तुरंत नई शादी के बाद 50 जगह दावत में जाना पड़ता है, बहुत खिलाया जाता है, सब कुछ होता है। तो इंडिपेंडेंटली अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, बट उसका सेक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो ब्रेस्ट साइज आपका चेंज नहीं होता अगर आप बिल्कुल नहीं। ब्रेस्ट स्क्वीज करने से, ब्रेस्ट दबाने से, तेल लगाने से, मसाज करने से, सक करने से कुछ नहीं होता है ब्रेस्ट के साइज को। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप जब वेट गेन करते हैं नेचुरली तब आपका आई थिंक साइज चेंज होता है। तो हर किसी के बॉडी में फैट का डिपोजिशन का पैटर्न अलग अलग होता है। कुछ लोग का नेचुरली हिप्स पे जाता है, कुछ लोग का नेचुरली थाइस पे जाता है, कुछ लोग का पेट पे जाता है, कुछ का ब्रेस्ट पे जाता है। अगर आप वेट पुट ऑन कर रहे हैं और आपका सीधे ब्रेस्ट पे जा रहा है तो आपका साइज़ बढ़ सकता है। कुछ लोगों का पेट पे चला जाता है, कुछ लोग का थाइस पे चला जाता है। वेट लॉस में भी ऐसे ही होता है कि कुछ लोग की आदत, मतलब उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि ब्रेस्ट पे वेट नहीं टिकता है, तो जब वो वेट लूज़ करना शुरू करते हैं सबसे पहले ब्रेस्ट से वेट जाएगा या सबसे पहले थाइस से वेट जाएगा। अलग अलग होती है सबकी बॉडी का पैटर्न। और कोई तेल, कोई पिल, कोई क्रीम, कोई लोशन ना आपके ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ाएगा ना आपके ब्रेस्ट का साइज़ घटाएगा। ये सब एडवर्टाइजमेंट्स जो होते हैं सब झूठ है, बकवास, ठीक, पैसे की बर्बादी। ठीक। अच्छा, मुझे आपसे एक सवाल ये पूछना है, आजकल डिज़ाइनर वजाइनाज मैं बहुत सुनती हूँ, स्पेशली क्योंकि मैं जब अपने हेल्थ शोज़ बनाती हूँ उसमें मुझे बहुत सारी महिलाओं के मेल्स आते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वजाइनोप्लास्टी या हाइमेनोप्लास्टी? हाइमेनोप्लास्टी भी होती है, वजाइनोप्लास्टी भी होती है। तो वैसे तो क्या है ये आप ही समझाइए, पर इसकी ज़रूरत भी क्यों पड़ रही है? ये है क्या, पहले तो यही बता दिए, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। तो एक सबसे बड़ा डिस्टिंक्शन जो ये होता है कि वजाइना और वल्वा, जो हम बाहर शरीर का पार्ट देखते हैं उसे हम वल्वा बोलते हैं। माने जैसे ये मेरी नाक है, ये मेरा वल्वा होगा, ये जो अंदर है वो मेरा वजाइना है। तो वजाइना सिर्फ वो कनाल होती है जो बाहर वाले पार्ट को अंदर वाले पार्ट से कनेक्ट करती है। पूरे उस एरिया को हम वजाइना नहीं बोलते हैं, ये मेडिकली इनएक्यूरेट है। डिज़ाइनर वल्वा अगर कोई बनवाना चाहे तो उसमें वो जो लिप्स होते हैं जिसको हम लेबिया बोलते हैं उसके साइज़ छोटे करा सकते हैं। जो पिगमेंटेशन होता है, जो डार्कनेस होती है, नॉर्मली वल्वा का कलर डार्क होता है बाकी शरीर से, ये बहुत नॉर्मल बात है, इसमें कोई अब नॉर्मल बात नहीं है। अगर अचानक से कलर चेंज हो गया हो तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बट नॉर्मली हम सबका जो जेनिटल एरिया होता है, चाहे वो पीनस हो, चाहे वो स्क्रोटम हो, चाहे वो वजाइना हो, नॉट वजाइना, चाहे वो वल्वा हो, चाहे वो एनस के आसपास का एरिया हो, ये सब नॉर्मली डार्क होता है। कुछ लोग इसको डिज़ाइनर वल्वा में इसका लाइटनिंग करा लेते हैं, हमेशा के लिए बाल हटवा देते हैं। तो ये बेसिकली कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने बोला आसपास लिप्स छोटे करा देते हैं, मतलब क्यों? मेरा सवाल है क्यों, मतलब वाई? ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स काफ़ी बकवास होते हैं। आई थिंक ये फिर आई थिंक पॉर्न एंड मीडिया इन जनरल, आप एक बॉडी इमेज जो दिखाते हो कैसी होनी चाहिए, उसकी चाह में लोग ये सारी चीज़ें करा रहे हैं। और हम लोग हमारे स्किन टोन के वल्वास और जेनिटल्स जनरली देखते नहीं हैं, हम लोग जनरली वाइट लोगों के देखते हैं पॉर्न में भी। तो हमने देखा ही नहीं है कि नॉर्मल होता है हमारे स्किन टोन में डार्कनेस। तो अब जैसे अब आई डोंट नो, एक ज़माने में, आजकल फिर से बहुत पतली बॉडीज़ फैशन में वापस आ रही हैं। आज से 5 साल पहले मतलब काफ़ी थिक जिसे कहते हैं फैशन में था। तो फैशन बदलते रहते हैं, क्यों करवाते हैं लोग ईश्वर जाने, बट ये एक बहुत ही बकवास सा ब्यूटी स्टैंडर्ड है। वल्वा में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। रिंकलिंग, पिगमेंटेशन, बाल, ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, ये कुदरती हैं, इनमें कोई ऐसी बात नहीं है जो ख़राब है।
और इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट जो काफ़ी सारे प्रोसीजर्स तो नहीं बट काफ़ी सारे जो कॉस्मेटिक्स मिलते हैं ये काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं। जो स्किन लाइटनिंग, स्किन डीपिगमेंटेशन सीरम्स काफ़ी मैंने इंस्टाग्राम पे बिकते हुए देखे हैं। नायका, बड़े बड़े मिंत्रा ये सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स बेचते हैं इन्हें। नॉट ओनली इनका कोई फ़ायदा नहीं है बट ये काफ़ी नुकसानदायक हो सकते हैं। इनसे बर्न्स हो सकते हैं, इनसे परमानेंट स्कारिंग हो सकती है, इनसे एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। तो मतलब क्यों फालतू का बवाल करना है। तो ये तो वल्वा की बात होगी। और वजाइना, डिज़ाइनर वजाइना एक्चुअली एक मतलब गलत टर्म है क्योंकि जनरली लोग डिज़ाइनर वल्वा की बात कर रहे हैं। वजाइना में आप वजाइना टाइटनिंग करा सकते हैं, उसमें भी एक्चुअल वजाइना को कुछ नहीं बदलते हैं। वजाइना की जो ओपनिंग होती है जिसे हम मेडिकली इंटरऑइटस बोलते हैं उसको हम टाइट कर सकते हैं। पर पॉइंट क्या है उसका, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। उससे सेक्स पेनफुल ही होएगा, कुछ अच्छा नहीं होने वाला है उससे। क्योंकि प्रॉब्ली लोगों के दिमाग में क्या ये मिसकंसेप्शन है कि टाइटर वजाइना लीड्स टू बेटर सेक्स। और टाइट वजाइना इज़ एक्चुअली बैड सेक्स, क्योंकि टाइट वजाइना का मतलब कि आपके पेल्विक फ्लोर सही से फंक्शन नहीं कर रहा है। वजाइना का काम होता है जैसे ही कोई अराउज्ड होता है तो पहली चीज़ वजाइना लुब्रिकेशन सिक्रीट करता है ताकि सेक्स इजी हो जाए। दूसरा, वजाइना का लेंथ चेंज हो जाता है। जो वजाइना नॉर्मली इतना शैलो होता है वो बड़ा हो जाता है ताकि पीनस आराम से अंदर आ सके, कोई दिक्कत ना करे। अगर इसे कोई टाइट करना चाहता है, ड्राई करना चाहता है, कुछ कल्चर्स में ऐसा फैसिनेशन होता है तो उससे सिर्फ औरत को पेन होता है। तो औरत जब सेक्स नहीं एंजॉय करेगी तो हाउ इज़ दैट बेटर सेक्स। मतलब ये तो औरतें खुद ये करवाना चाहती हैं क्योंकि सिखाया नहीं जाता है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है, हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता है कि औरतों के लिए ऑर्गेज़म वजाइना से नहीं आता है। पीनस का फीमेल वर्जन वजाइना नहीं होता है, पीनस का फीमेल वर्जन होता है क्लिटरिस। क्लिटरिस और पीनस सेम टिश्यू से बने होते हैं। अगर आप क्लिटरिस को मतलब टेस्टोस्टेरोन की घुट्टी देते रहिए तो वो पीनस बन जाएगा। हमारे बॉडी में डेवलपमेंट में ऐसे ही होता है। जब 14th वीक ऑफ डेवलपमेंट में जब बच्चा पेट के अंदर होता है, 14 हफ्ते के बराबर होता है, तब टेस्टिकल्स बड़े, अगर उसमें XY क्रोमोसोम है तो टेस्टिकल्स आने लगेंगे, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करने लगेंगे, वही पीनस बन जाएगा। अगर नहीं आएंगे, XY क्रोमोसोम नहीं है, XX है, तो वही टिश्यू क्लिटरिस बना रहेगा। तो औरतों के लिए ऑर्गेज़म्स क्लिटरिस से आते हैं, वजाइना से नहीं आते हैं। तो वजाइना टाइट करने से औरतों के लिए सेक्स बेटर नहीं होने वाला है। अगर आप गलत दरवाजे पे घंटी बजाते रहेंगे तो दरवाज़ा नहीं खुलने वाला है। तो इसी पूरे खेल में एक जी स्पॉट नाम की भी चीज़ है, बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं। कलेश। और ऐसे बोला जाता है कि पुरुषों को ये नार्निया जैसा ये कभी मिलेगा नहीं। ये है क्या जी स्पॉट है क्या? बकवास है ये। कोई जी स्पॉट नहीं है। अभी के जो रिसर्चर्स और डॉक्टर्स हैं हम कहते हैं एक जी जोन है। तो बेसिकली जो क्लिटरिस होती है, अगर किसी ने डायग्राम देखा हो तो क्लिटरिस वल्वा के ऊपर टॉप पार्ट पे एक इतना छोटू सा एक मटर के दाने के बराबर का एक साइज़ होता है, एक ऑर्गन होता है, उसको हम क्लिटरिस बोलते हैं। हाल में पिछले 30 सालों में हमने सीखा है कि क्लिटरिस सिर्फ इतना बड़ा नहीं होता है। क्लिटरिस एक्चुअली आपके पाम के बराबर का होता है, एक बड़ा ऑर्गन होता है और जिसमें मोस्ट ऑफ इट अंदर होता है, शरीर के बाहर नहीं होता है। तो अगर ये वजाइना है, ये पूरी वजाइना की कैनाल है, ये हमें ऊपर इतना सा क्लिटरिस दिख रहा है, बचा हुआ क्लिटरिस वजाइना के ऊपर ऐसे बैठा होता है। तो अगर आप अंदर से वजाइना स्टिमुलेट करें तो इनडायरेक्टली आप क्लिटरिस को स्टिमुलेट कर रहे हैं। इस स्टिमुलेशन को हम जी स्पॉट मानते थे, अब हम समझ रहे हैं कि वो एक पूरा जोन है। कहीं से भी आप क्लिटरिस को अंदर से स्टिमुलेट करें, चाहे वो पेनिट्रेशन से हो, चाहे हाथ से हो, चाहे टॉय से हो, जो भी हो, तो उसको हम जी जोन बोलते हैं। जी स्पॉट नाम का कोई बटन नहीं होता है, ये पूरी बकवास है, फालतू की बातें सिखाई गई हैं। काफ़ी सारी मैगजीन्स में आके अपोलोजाइज़ भी किया है कि सॉरी, हमने आपको इतने साल से बोला अपना जी स्पॉट ऐसे ढूंढिए, जी स्पॉट नहीं होता है। मैंने खुद बहुत ही ऑथेंटिक मैगजीन्स में पढ़ा है, ये बहुत कॉमन चीज़ रही है ये। तो हाँ, मतलब ऐसे कोई विशेष खोज में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली अपने क्लिटरिस को बाहर से स्टिमुलेट कर सकते हैं, उससे ऑर्गेज़म आता है। चाहे तो आप अंदर से भी इनडायरेक्टली साथ में स्टिमुलेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है उससे ऑर्गेज़म आए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखने की ये है कि करीब 80% औरतें कहती हैं कि उनको पेनिट्रेशन से ऑर्गेज़म नहीं होता है, उनको क्लिटरिस का स्टिमुलेशन अलग से चाहिए होता है ऑर्गेज़म के लिए। हाँ, क्योंकि जैसे पुरुषों में
बहुत ही एक स्टीरियोटिपिकल बात अगर बोली जाती है कि उनके लिए ऑर्गेज़म होना ज़्यादा आसान है, महिलाओं के लिए नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारी औरतों को सेक्स में ऑर्गेज़म होता ही नहीं है। इज़ इट नॉर्मल? मतलब ज़रूरी है ऑर्गेज़म होना? पेनिट्रेशन से ऑर्गेज़म ना होना बहुत नॉर्मल बात है। 80% औरतों के साथ ऐसा नहीं होता है। क्या ऑर्गेज़म बहुत इम्पॉर्टेंट है? मतलब ये तो आपका डिसीजन है। क्या पार्टनर के साथ इंटीमेसी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ऑर्गेज़म ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? अगर किसी को नहीं हो रहा है तो क्या वो महिला ये सोचे कि समथिंग रॉन्ग विद हर, कुछ एब्सोल्युटली नॉट। अगर आपको ऑर्गेज़म नहीं हो रहा है तो आप अपने क्लिटरिस पे फोकस करिए, वहाँ से समझिए कि आपके शरीर में किस टाइप के सेंसेशंस आपके शरीर को पसंद आते हैं। सेक्स से ऑर्गेज़म ना होना बहुत नॉर्मल बात है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आप ब्रोकन नहीं हैं किसी भी तरह से, और ये एक नॉर्मल बॉडी का रिस्पॉन्स होता है। हमें बस सिखाया नहीं गया है क्योंकि इस बारे में कोई बात नहीं करता है। पर जितने भी लोगों ने ऑर्गेज़म एक्सपीरियंस किया हो, इनफैक्ट काफ़ी सारी लड़कियों का मैस्टरबेशन का तरीका ये नहीं होता है कि वो कुछ टच भी करें, वो सिर्फ अपनी थाइस को क्रॉस करके प्रेशर डालते हैं। इससे वजाइना के अंदर तो कुछ नहीं जा रहा है, पर जो क्लिटरिस है उस पर प्रेशर पड़ रहा है, उससे स्टिम्युलेशन हो रहा है। इस टेक्निक को सिंट्रिबेशन बोला जाता है। और ये क्रॉस लेगेड मैस्टरबेशन से ही काफ़ी लोगों को ऑर्गेज़म होते हैं। तो जो भी टेक्निक आपके लिए काम कर रही है, गो विद इट। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि एक कोई तरीका होता है जिससे सबको ऑर्गेज़म होता है। ये हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप बहुत ही खुल के अपने प्लेटफॉर्म पे सेक्सुअल हेल्थ की बात करती हैं और आई एम श्योर आपकी भयानक ट्रोलिंग होती होगी, आपको बहुत ही मीन कमेंट्स आते होंगे। पहली चीज़ तो आप कैसे डील करती हैं, और दूसरा फिर घर वालों का क्या रिएक्शन होता है? घर वाले बोलते हैं कि बेटा इतना नहीं बोलते, छोड़ दो, रहने दो, ऐसा होता है? नहीं, थैंकफुली मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं। कोई कुछ बहुत ही मीन ट्रोलिंग होती है तो मैं मम्मी पापा के पास जाके थोड़ी देर रोती हूँ, फिर वो कोई जोक्स मारते हैं, फिर बात ख़त्म हो जाती है। बट टू बी ऑनेस्ट, काफ़ी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जब मैं अंग्रेज़ी में कंटेंट बनाती हूँ तो इतनी ट्रोलिंग नहीं होती है। जब मैं हिंदी में बनाती हूँ तो बहुत ट्रोलिंग होती है। बड़ी अटपटी सी बात है। मैं यूपी से हूँ, मैं इलाहाबाद से हूँ, तो मुझे तो लगता है ये लोग तो मेरी भाषा और मेरी आवाज़ को ज़्यादा एक्सेप्ट करना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता नहीं। अच्छा, एक बात और बहुत अजीब है, अगर आप जैसे दिल की किसी बीमारी के बारे में बात करें, डायबिटीज़ के बारे में बात करें, ब्लड प्रेशर के बारे में बात करें, बहुत ही एक्सेप्टेबल है, उसमें कोई आपको गालियाँ नहीं आके देगा। बट आप यूट्रस की बात कर रहे हो या सेक्सुअल हेल्थ की बात कर रहे हो, है तो वो आप ही के शरीर का हिस्सा ना, पर उस पर फिर क्यों लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं कि बहुत गलत बात बोल दी? ऐसे क्यों है? क्योंकि मेरे साथ भी होता है जब हम सेक्सुअल हेल्थ पे कंटेंट बनाते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से मुझे हर जगह ट्रोलिंग मिलती है। एक तो मेरे शरीर पे बहुत जल्दी, मतलब किसी को भी लगता है कि अरे ये तो लड़की मोटी है, इसके बारे में कुछ भी बोला जा सकता है। तो अगर मैं किसी भी चीज़ पे कंटेंट बनाऊँ तो सबसे पहले तो मेरे वज़न पे सवाल उठ जाते हैं। अगर मैं उसमें सेक्सुअल हेल्थ पे कंटेंट बनाऊँ तो वो और ज़्यादा सवाल उठ जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि एक डिपार्टमेंट में नहीं होते हैं, हर डिपार्टमेंट में होते हैं, एक डिपार्टमेंट में ज़्यादा होता है। रही बात एक्सेप्टेंस की, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, बट मेरे जो मेल कॉलीग्स हैं जो इस टाइप का कंटेंट बनाते हैं, उन लोगों के साथ इतनी ट्रोलिंग नहीं होती है। आपको लगता है आपको इसलिए ज़्यादा टारगेट किया जाता है क्योंकि आप एक फीमेल हैं और ज़्यादा आसान है फीमेल कंटेंट क्रिएटर को कुछ बातें लिखना जो आप 50 तरह के लांछन लगाए जा सकते हैं हम पे। बात सही, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि शायद लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि उनकी बातें भले ही उन्हीं ने मजाक में आके लिख दी हों, वो जब कोई पढ़ता है तो उसे कैसा लगता है। और अल्टीमेटली जो कंटेंट आप बना रहे हो या जो बातें आप लोगों तक पहुंचा रहे हो वो उनके ही काम आने वाली हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप बीमार पड़ेंगे आप जाएंगे एक डॉक्टर के पास ही, तो वो भी आपको वही बातें बोलेगा जो डॉक्टर तन्या बता रही हैं। खैर डॉक्टर तन्या, मुझे एक बात बताइए, मैंने आपका जब कंटेंट देखा मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी उसमें। एक पोस्ट होता क्या है कि अभी तक हम जितनी लड़कियां हैं स्पेशली, हमको ये बोला जाता है कि आप पब्लिक टॉयलेट मत इस्तेमाल करो क्योंकि यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा है, और यूटीआई एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है लड़कियों की। तो हमें ये बोला जाता है कि अब कोई अगर चारा नहीं है तो अब अगर पब्लिक टॉयलेट चले भी गए तो कोशिश करो कि उस पर बैठो नहीं, स्पेशली अगर वेस्टर्न सीट है तो आप बैठो नहीं, आप ऐसे थोड़ा सा स्लाउश कर जाओ कि आपकी बॉडी ना टच हो। एंड अभी तक सब ऐसे ही कर रहे थे, पर आपने उसमें बताया कि ये नहीं करना चाहिए और ये बहुत डेंजरस है, इनफैक्ट आपको पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने से यूटीआई होगा ही नहीं। टॉयलेट सीट से यूटीआई या यूरिन इन्फेक्शन या एसटीआई या सेक्सुअल इन्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि जो टॉयलेट सीट का जो एक्चुअल बोल होता है, तो बैक्टीरिया और वायरसेस को एक बड़ा, वायरसेस तो नहीं बट बैक्टीरिया को एक गर्म एनवायरनमेंट चाहिए होता है। दे लाइक टू लिव इन हॉट मॉइस्ट प्लेसेस।
टॉयलेट सीट मॉइस्ट होती है, हॉट बिल्कुल नहीं होती है। और जैसे कोई भी जिसने बहुत ठंडी में बाथरूम यूज़ किया हो सुबह सुबह उसको पता होगा। बट दूसरी बात यह है कि वो इतना स्मूथ सरफेस होता है कि बैक्टीरिया उस पर सही से, हम लोग जब लैब में भी बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं तो हम उनके लिए ऐसे सरफेस ऐसे प्रोवाइड करते हैं इसमें काफ़ी टेक्सचर हो, क्योंकि जितना स्मूथ सरफेस है वो उसमें वो स्लिप कर जाते हैं, वो टिक नहीं पाते हैं। मतलब बैक्टीरिया उस पर बैठे नहीं रहेंगे, आप ये कह रहे हो? वो जिंदा नहीं रह पाएंगे इतनी देर। अच्छा। ना तो वो इतनी लंबी कॉलोनी बना पाएंगे कि वो बहुत कुछ कर सकें। दूसरी बात यह है कि बैक्टीरिया का आपकी, हमारा स्किन का होने का पॉइंट एक होता है कि हमारी स्किन को हवा, मतलब नॉर्मल एनवायरमेंटल बैक्टीरिया से बचा है, वरना तो मैं ऐसे हाथ घुमा लूँ ऐसे तो पता नहीं कितने करोड़ों बैक्टीरिया होंगे अभी यहाँ पे, घुस क्यों नहीं गए मेरी स्किन में। तो सेम लॉजिक अप्लाइज कि अनलेस आपकी स्किन में कोई कट हो और वो भी उसी स्पेसिफिक पार्ट में हो जो टॉयलेट सीट को छू रहा हो, वो कट हील ना हुआ हो, उसके बिना मतलब आपकी तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ना आपकी स्किन, तो उसको कैसे तोड़ के घुस जाएंगे वो। तो अनलेस आपके स्किन पे ऐसा कोई कट हो, कुछ ना हो, तो आपको ऐसे STI OTI नहीं हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पानी कम पीने से और बाथरूम ना जाने से आपका चांस ऑफ UTI बढ़ता है, आपका किडनी स्टोन का चांस बढ़ता है, और किडनी स्टोन होगा तो UTI का चांस फिर से बढ़ जाता है। तो इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग टॉयलेट्स, हमें इनफैक्ट आराम से बैठ के बिना लोड लिए चिल करके आराम से बाथरूम जाना चाहिए। और एक चीज़ और, आपने बताया कि अगर आप वैसे उस स्लाउच करने वाली पोजीशन में बैठ रहे हो कि आपकी बॉडी ना टच करे, वो बहुत रिस्की है, वो क्या है? तो हमारी जो पेल्विस होती है, जो ये उसको क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता, पेल्विक एरिया अपना, जो पेल्विस होती है, जो हमारी हिप बोन्स होती हैं, उसके अंदर हमारे कुछ ऑर्गन्स होते हैं। हमारे अंदर ब्लैडर होता है, जो एरिया जिसमें हम पी को स्टोर करते हैं, जहाँ यूरिन हमारी किडनी से बन के आके स्टोर होती है। फिर होता है हमारा यूट्रस, जिस बच्चेदानी, और पीछे होती है हमारी रेक्टम, जिसमें हम पॉटी स्टोर करते हैं। तो ये हमारा जो पेल्विक बोल होता है, जैसे हम मेडिसिन में बोलते हैं, उसका एक फ्लोर होता है। ये फ्लोर ऐसे समझ लीजिए आप, एक झूला है। ठीक है। इस झूले पे अगर आप बैठ के आराम से बाथरूम जाएं तो झूले पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, बट अगर आप ऐसे हवा में आधे लटके हुए सही से नहीं बैठे हुए कर रहे हैं तो आपके पेल्विक फ्लोर पे बहुत प्रेशर पड़ता है, और अगर आपका पेल्विक फ्लोर वीक हो गया मतलब ये ढीला हो जाएगा। इसका मतलब जितने भी ऑर्गन्स उसमें बैठे हुए हैं उनका बाहर आने का चांस बढ़ जाएगा। तो हमारे इंडिया में प्रोलैप्स जिसे कहते हैं कि प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है। पेल्विक फ्लोर वीकनेस से बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। काफ़ी औरतें जिन्होंने बच्चे दिए हैं, वजाइनली दिए हैं, उन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस किया होगा कि खांसने पे या ज़्यादा ज़ोर से हंसने में थोड़ा सा यूरिन लीक कर जाता है। ये भी पेल्विक फ्लोर वीकनेस की वजह से होता है। तो आप कह रहे हो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो बाहर निकल आएंगे, धीरे धीरे बाहर सरकने लगते हैं और कभी कभी पूरे बाहर आ जाते हैं। कौन से ऑर्गन्स हैं ये? आपका ब्लैडर, आपका यूट्रस और आपका रेक्टम। तो आप पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स की बात कर रहे हो, इनमें ये ऑर्गन्स जो आपके शरीर के अंग हैं शरीर के बाहर आ जाते हैं, धीरे धीरे करके सरकना शुरू होते हैं, कभी कभी पूरे बाहर आ जाते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यूरिन का और फीसिस का यानी पॉटी का लीकेज भी होने लगता है, क्योंकि आपका मतलब फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। तो सब कुछ मैं इमेजिन कर रही हूँ, अगर आपका ब्लैडर आपके शरीर के बाहर निकल आया है, आप वापस कैसे उसको? सर्जिकली। अच्छा, ब्लैडर पूरा बाहर आना थोड़ा रेयर होता है, यूट्रस बहुत जल्दी बाहर निकलता है। यूट्रस प्रोलैप्स, हाँ, बच्चेदानी काफ़ी निकल आती है, काफ़ी दिखती है हम लोग को। तो मतलब बेहतर है कि आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ करें तो बैठ जाइए, नहीं तो उसका जो अंजाम होगा वो और भी खतरनाक हो सकता है। एब्सोल्युटली। ये बहुत अच्छा, आपने ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि बहुत लड़कियां नहीं यूज़ करती हैं। मैं भी करती थी। आप या तो बैठने की कोशिश नहीं करते, उस पर आप हवर करते हो। एब्सोल्युटली, मैं खुद ये किया है कितने साल। गुड। एक सवाल मेरा ये है, मैंने एक स्टडी पढ़ी थी कि इंडिया में सर्विकल कैंसर के जो केसेस हैं वो एशिया में सबसे ज़्यादा हैं। इतना कॉमन होने के बावजूद, इतनी मौतें होती हैं सर्विकल कैंसर से, उसके बावजूद महिलाओं में सर्विकल कैंसर को लेकर के बहुत ही कम जानकारी है, और ज़्यादातर लोगों को तो ये भी नहीं पता कि एक इंजेक्शन की मदद से इसको बचाया जा सकता है। आप एक बार पहले थोड़ा सर्विकल कैंसर क्या है समझा दीजिए प्लीज़, और ये कैसे बच सकते हैं इससे ये भी बताइए। तो अगर ये हमारा यूट्रस, एक्चुअली हार्डशिप का नहीं होता है, बट अगर ये हमारा यूट्रस है तो यूट्रस का जो सबसे नीचे का पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं सर्विक्स, गर्भ का मुख, उसको जैसे हम लोग टेक्निकल हिंदी में बोलते मतलब हैं। बच्चेदानी की ओपनिंग कह सकते हैं इसको। बच्चेदानी का जो सबसे नीचे का पार्ट होता है उसमें ओपनिंग होती है। ठीक है। तो मतलब मेरा सर अगर यूट्रस है, हाँ, तो ये पार्ट जो है
वो सर्विक्स हुआ। इसके अंदर एक ओपनिंग होगी। सर्विक्स का एक्चुअली मतलब नेक होता है, तो नेक ऑफ द यूट्रस, तो लिटरली ऐसे ही काम करेगा वो। इसका जो कैंसर होता है काफ़ी कॉमन होता है, एंड इनफैक्ट जैसे आपने मेंशन किया, एशिया में सबसे ज़्यादा केसेस ऑफ सर्विकल कैंसर हैं, और इंडिया इज़ द वर्ल्ड लीडर इन डेथ्स फ्रॉम सर्विकल कैंसर। तो हमारे देश में जितने लोग सर्विकल कैंसर से मरते हैं उतने किसी और देश में नहीं मरते हैं। ऐसा क्यों है? पर डायग्नोसिस बड़ी लेट होती है, क्योंकि सर्विकल कैंसर के सिम्टम्स बड़े ही ऐसे वेग से होते हैं। सिम्टम्स जैसे होंगे कॉन्स्टिपेशन हो गया, से थोड़ा सा फुलनेस या ड्रैगिंग का फीलिंग आ रहा है एब्डोमेन में, या पीरियड्स की मतलब डेट्स इरेगुलर हो गई हैं, या सेक्स के बाद ब्लीडिंग हो रही है। बहुत ऐसे वेग से सिम्टम्स होते हैं, ऐसे कोई कैंसर का सिम्टम नहीं होता है जनरली। अगर किसी को कब्ज है तो कोई सोच भी नहीं सकता कि ये सर्विकल कैंसर का सिम्टम हो सकता है। एग्जैक्टली। तो वो, और जब तक जनरली लोग डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तब तक ऑलरेडी कैंसर काफ़ी मतलब आगे बढ़ चुका होता है, फैल चुका होता है शरीर में, तो डायग्नोसिस बड़ी लेट होती है। अर्ली डायग्नोसिस का एक पार्ट होता है जिसको हम पैप स्मीयर टेस्ट बोलते हैं, जो टेक्निकली हमें हर 3 साल पे कराना चाहिए। हमारी नेशनल गाइडलाइंस भी इसे रेकमेंड करती हैं, पर कराता कोई नहीं है। और ये टेस्ट आप गायनी के पास जाकर के करवाते हैं? कितना पैसे लगते होंगे इस टेस्ट को कराने में? अगर आप सरकारी अस्पताल में कराइए तो फ्री में होएगा, अगर आप प्राइवेट गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो 1500 से कम में ही हो जाता है। ऑन एवरेज करीब 1500 रुपये लगते हैं। और उससे पता चल जाता है कि आपको सर्विकल कैंसर है या नहीं? उससे सर्विकल कैंसर नहीं, एक्चुअली उसमें सर्विकल कैंसर होने से पहले आपके सर्विक्स के जो सेल्स होते हैं उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो इनफैक्ट ये बहुत अच्छा टेस्ट है, क्योंकि ये कैंसर तक तो बात पहुंचने नहीं देता है। ये उससे पहले ही बता देता है कि ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो कि सर्विकल कैंसर में बदल सकते हैं, यानी कि अभी हम स्टेप्स ले सकते हैं इसको सर्विकल कैंसर से बदलने में रोकने के लिए। और हर 3 साल पे आपको टेस्ट रिपीट करना है? एब्सोल्युटली। ओके। और अगर कोई भी हम ऐसे चेंजेस दिखते हैं तो हम छोटे छोटे स्टेप्स लेके उन चेंजेस को हटा सकते हैं, ताकि ये सर्विकल कैंसर कभी बने ही ना। अनफॉर्चुनेटली हम लोग पैप स्मीयर्स इतने जल्दी नहीं परफॉर्म करते हैं। और ये तो हुआ डायग्नोसिस या स्क्रीनिंग जिसे हम बोलते हैं मेडिसिन में। आपने बोला नहीं करते हैं, डॉक्टर्स नहीं परफॉर्म करते हैं, लोग नहीं आ रहे इसलिए नहीं? लोगों को पता ही नहीं होता है इसके बारे में। ओके। फिर अगर हम लोग एडवाइस भी करें तो बहुत सारे लोग हिचकिचाते हैं कि नीचे के रास्ते से कौन सा टेस्ट होना है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। तो काफ़ी घबराहट होती है लोगों को इस वजह से। तो एक तो हो गया पैप स्मीयर की आप स्क्रीनिंग या डायग्नोसिस कहना गलत है, स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं। इससे अच्छा है कि यहाँ तक बात ही ना पहुँचे, हम इसको पहले ही प्रिवेंट कर लें। तो मोर देन 90% ऑफ ऑल सर्विकल कैंसर्स एक वायरस से रिलेटेड होते हैं। जैसे कोविड के बहुत सारे हमने स्ट्रेन्स देखे हैं, ओमिक्रॉन हो गया, डेल्टा हो गया, आचा पाचा बहुत सारे होते हैं। वैसे ही HPV जो एक वायरस होता है उसके भी करीब 200 स्ट्रेन्स होते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। एब्सोल्युटली 10 on 10। थैंक यू। तो HPV जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस होता है, बहुत ही कॉमन वायरस होता है। जितने लोगों ने सेक्स किया है 80% लोगों को कभी ना कभी इस वायरस से इन्फेक्ट किया गया है। मतलब जो भी STI मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं वो इसी वायरस की वजह से होते हैं? नहीं, बहुत सारे STIs होते हैं दुनिया में, इसमें से एक ये होता है। जैसे हमें ज़ुकाम होने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को कोविड से ज़ुकाम होता है, कभी कभी इन्फ्लुएंजा से होता है। तो ये एक तरह की STI होती है और बहुत ही कॉमन STI होती है। सबका कभी ना कभी एक्सपोजर हुआ होता है इससे, बट मोस्ट लोगों का इम्यून सिस्टम इसको अपनी बॉडी से क्लियर कर लेता है, करीब 2-2.5 साल में क्लियर हो जाता है। कुछ लोगों में ये टिका रह जाता है, और 2 स्ट्रेन्स होते हैं इन पर्टिकुलर जो आपका कैंसर का चांस बढ़ा देते हैं। नॉट जस्ट सर्विकल कैंसर बट थ्रोट कैंसर, मुंह के पीछे के पार्ट का कैंसर। ये मेल्स में भी होता है या सिर्फ फीमेल्स में होता है? मेल्स में भी होता है। पीनिस का कैंसर, एनस का कैंसर, वजाइना का कैंसर, काफ़ी सारे कैंसर्स होते हैं HPV की वजह से। बट मोस्ट कॉमनली 90% ऑफ ऑल सर्विकल कैंसर केसेस आर रिलेटेड टू HPV। तो मतलब हम अगर HPV को रिड्यूस कर दें तो हम बहुत सारा सर्विकल कैंसर का बर्डन घटा सकते हैं, जैसे कि हमने UK में देखा है। UK में एक वैक्सीन आती है जिससे आप HPV के जो थोड़े डेडली स्ट्रेन्स होते हैं, जो कैंसर से ज़्यादा ज़ोर से लिंक्ड हैं, उसके अगेंस्ट ये लोग रूटीनली वैक्सीनेट करते हैं अपने बच्चों को। 9 साल से लेकर 13 साल के हर बच्चे को HPV का टीका लगता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और उन्होंने UK में देखा कि 90% रिडक्शन हुआ है 10 साल में सर्विकल कैंसर के केसेस में। और इस तरह के नंबर्स हम मेडिसिन में देखते नहीं हैं। 90% रिडक्शन बहुत बड़ा नंबर है। तो धीरे धीरे करके शायद हम सर्विकल कैंसर एलिमिनेट कर सकते हैं अगर हम इसका वैक्सीनेशन और ज़ोर से करें। और इसका वैक्सीन कब लगवाना चाहिए? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अगर आप एक बार सेक्सुअली एक्टिव हो गए तो शायद फ़ायदा नहीं है वैक्सीन लगवाने का।
ऐसा सच है? इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपको मास्क लगा के बाहर जाना है तो आप एक बार बाहर चले गए, इसका मतलब ये है कि आपका एक्सपोजर हुआ होगा कोविड से, पर ज़रूरी नहीं है कि इन्फेक्टिव स्ट्रेन से हुआ हो या डेडली स्ट्रेन से हुआ हो, ओमिक्रॉन से हुआ हो। वैसे ही अगर आपका सेक्सुअल एक्सपोजर हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका कैंसर कॉजिंग स्ट्रेन से हुआ है। आइडियली आपको सेक्स होने से पहले हमेशा पहले लगवा लेना चाहिए। 9 साल से ऊपर के हर बच्चे लगवा सकते हैं इसे। अच्छा। और 9 से 15 के बीच में अगर आप लगवाएं तो आपको 2 वैक्सीन लगवानी पड़ेंगी। 15 से 45 के बीच में अगर आप लगवाएं तो आपको 3 वैक्सीन लगवानी होंगी। और अभी हिंदुस्तान में ये वैक्सीन बहुत महंगी आती है। कितनी? जो पहले जो मैंने लगवाई थी वो 2000 रुपये की आती थी, अब वो वाली मार्केट से निकल चुकी है। अब जो है वो कितनी महंगी है? एक आती है जो 4 स्ट्रेन से प्रोटेक्ट करती है, तो 2 कैंसर कॉजिंग स्ट्रेन प्लस 2 एक्स्ट्रा स्ट्रेन, वो आती है करीब 3500 रुपये की, कॉस्ट प्राइस हमें पड़ती है। और जो दूसरी आई है वो 9 स्ट्रेन से प्रोटेक्ट करती है, तो 2 कैंसर कॉजिंग स्ट्रेन प्लस 7 और स्ट्रेन, वो पड़ती है 9000 रुपये की। तो इस वैक्सीन का प्राइस तो फिर थोड़ा कम करना चाहिए। अगर ये कैंसर से बचा रही है आपको और दुनिया भर की और प्रॉब्लम से बचा रही है, तो आम आदमी, मतलब हर इंसान तो नहीं 9000 अफोर्ड कर पाएगा। बहुत मुश्किल हो गया है। तो अभी हम लोगों ने एक पिटिशन लॉन्च किया है कि हम सरकार को थोड़ा ऐसे पीछे पड़ रहे हैं कि भाई प्लीज़ इसको फ्री कराइए, इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोटोकॉल में लाइए। होपफुली ये आ जाएगा, होपफुली सरकार बात सुनेगी। वैसे सीरम इंस्टीट्यूट भी बना रहा है एक सस्ती वैक्सीन, कब लॉन्च होगी ईश्वर जाने। पर लोगों को मालूमात भी हो गया, उनको ये वैक्सीन लगवानी चाहिए जी। तो किस उम्र तक, वैसे आखिरी एज क्या है कि आप लगवा सकते हैं? 9 साल से 45 साल की उम्र में हर कोई लगवा सकता है। आइडियली आप इसको 9 से 15 में लगवाना चाहते हैं, और स्पेशली आइडियली आप किसी भी सेक्सुअल एक्सपोजर से पहले से। बाय सेक्सुअल एक्सपोजर में ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ सेक्स हुए, टचिंग से भी हो सकता है, ओरल सेक्स से भी हो सकता है। टचिंग यानी हाथ मिलाने से? हाथ मिलाने से नहीं, सेक्सुअल टचिंग से। अच्छा, okay। तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना चाहिए, सेक्सुअल टचिंग होनी चाहिए, और इस तरह से वायरस ट्रांसमिट होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चों के साथ मोलेस्टेशन होता है। तो बहुत सारे बच्चों का सेक्सुअल एक्सपोजर काफ़ी जल्दी हो चुका होता है। हम सोचते हैं कि जब वो सेक्स करेंगे तब उनका सेक्स होएगा, ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में क्या, हमारी दुनिया में अनफॉर्चुनेटली बच्चों के साथ मोलेस्टेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत बच्चों का एक्सपोजर काफ़ी यंग एज पे हो चुका होता है। दैट इज़ वाई आप जितनी जल्दी इस वैक्सीन को लगा लें उतना अच्छा। होपफुली सस्ती वैक्सीन आएगी, होपफुली नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोटोकॉल में आएगी, ये अगले 3-4 साल में आ जानी चाहिए। नहीं आती है तो जितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लगवाएं, और जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो रेगुलरली पैप स्मीयर्स करवाएं। चलिए जल्दी आ जाए वैक्सीन तो अच्छा है। फिंगर्स क्रॉस। अच्छा, मैं आजकल ना, जैसी अगर जिन भी लड़कियों से मेरी बात होती है, हर दूसरी लड़की की एक समस्या है कि मुझे PCOS है। और सिर्फ अपने ऑफिस की बात कर लूँ तो आई थिंक हमारी ही टीम में बहुत सारे लोग हैं जो PCOS से सफ़र कर रहे हैं। अब ये दिक्कत कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ती जा रही है? मतलब हर दूसरी लड़की को ये समस्या है। पहली चीज़ तो PCOS क्या है, क्यों होता है, और ये इतना कॉमन क्यों हो गया है? मैं पहले कॉमन वाला पार्ट एड्रेस करूँगी क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले लोग डॉक्टर के पास जाते नहीं थे, लड़कियां तो बहुत कम जाती थी। स्पेशली पीरियड्स की रेगुलरिटी के लिए तो कोई नहीं जाता था। अब काफ़ी लोग जाने लगे हैं कि मुझे एक्ने बढ़ गया है, मुझे बाल के झड़ना ज़्यादा हो गए हैं, मेरे शरीर पे बाल ज़्यादा हो गए हैं। ये सब चीज़ों के लिए पहले डॉक्टर के पास लेके नहीं जाया जाता था, ये जब तक एकदम मतलब मौत वाली हालत ना आ रही हो, हाँ, तब तक डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते थे। तो पहली चीज़ एक्सेस बढ़ गया है। दूसरी बात, पिछले 20 सालों में हमारे जो टेस्ट हैं वो बहुत अच्छे हो गए हैं। हम इतने छोटे छोटे अमाउंट्स हॉर्मोन्स के जो डायग्नोस कर पाते हैं, पहले हम नहीं कर सकते थे। तो हम एक्सेस बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है जो पहले नहीं थी। और तीसरी बात ये है कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ गया है। ये तो गारंटी दे सकती हूँ, बहुत बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल। तो PCOS एक लाइफस्टाइल रिलेटेड इशू होता है कि ऐसे हम जैसे समझाते हैं अपने मरीज़ों को, वो ये है कि 4 पिलर हैं, आपको एक छत संभालनी है। आपकी छत है आपका हेल्थ, और उसके 4 पिलर हैं। एक है अच्छा स्लीप, एक है अच्छा न्यूट्रिशन, एक है स्ट्रेस नहीं, और एक है एक्सरसाइज। अगर आपने ये 4 स्तंभ संभाल लिए तो आपकी छत मस्त रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप कह रहे हो अगर ये 4 चीज़ें कर ले तो PCOS नहीं होगा? PCOS नहीं होगा, आई कांट प्रॉबेबली से इट लाइक दैट। तो बेसिकली ऐसा होता है कि PCOS के हमारे बॉडी में जीन्स होते हैं। ये जीन्स, ये डायबिटीज़ भी ऐसी होती है, ये जीन का स्विच ऑन हो रहा है कि नहीं,
वो हमारे लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों में पीसीओएस का जीन होता है, यानी उनके घर में किसी ना किसी को रहा है। अब अगर वो अपनी लाइफस्टाइल अच्छी मेंटेन करें तो शायद उनका पीसीओएस कभी प्रेजेंट ना करे। पर अगर अपनी लाइफस्टाइल मतलब उसका स्विच ऑन नहीं होगा, पर अगर उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल नहीं सही से मेंटेन कर पाए फॉर वट एवर रीज़न, तो वो स्विच ऑन हो जाएगा, उनका पीसीओएस प्रेजेंट करने लगेगा। ये नहीं है कि सब में पीसीओएस का जीन होता है। जिन लोगों में होता है, आप अच्छे लाइफस्टाइल से अपना पीसीओएस का स्विच ऑफ रख सकते हैं। विद ऑल ऑफ दिस सेड, पीसीओएस का कोई क्योर नहीं होता है। अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि हम आपका पीसीओएस इस घुट्टी से ठीक करेंगे, तो वो सरासर झूठ है। कभी नहीं ठीक हो सकता। जैसे डायबिटीज़ भी कभी ठीक नहीं होता है। डायबिटीज़ आप मैनेज कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन आप मैनेज कर सकते हैं। आप इतने अच्छे से मैनेज कर सकते हैं कि आपको सालों साल दवाई ना लेनी पड़े, पर वो जाता नहीं है। एक बार स्विच ऑन हो गया तो हो गया। अब उस स्विच को आप आधा ऑफ रख सकते हैं, बट फुली ऑफ वो जिंदगी, फुली ऑफ कहना सही है कि नहीं, पर वो कभी जाएगा नहीं। मतलब बेसिकली आपका स्विच आप उखाड़ के फेंक नहीं सकते हैं। तो ऐसे बोलते हैं ना कि पीसीओएस अगर है तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत दिक्कत होती है। ज़रूरी नहीं है। हमारे कितने सारे मरीज़ हैं जो प्रेग्नेंट होके आते हैं और उनके रूटीन टेस्टिंग में हमें पता चलता है इनको तो पीसीओएस है। अच्छा। आपकी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है कुछ लोगों के लिए, बट ज़रूरी नहीं है कि पीसीओएस का मतलब इनफर्टिलिटी हो। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीओएस और पीसीओडी में कोई अंतर नहीं है, ये सेम डिजीज़ है। इसका पहले नाम स्टीव लेवेंथल सिंड्रोम होता था, फिर उसको पीसीओडी बोला जाता था, अब इसको पीसीओएस बोलते हैं, और अब इसे फिर रीनेम करने की बात हो रही है। अब क्या बुलाएंगे? मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम, क्या नहीं, मेटाबॉलिक पता नहीं, कुछ है, कोई नया नाम है, याद तो नहीं बेसिकली मुझे। सब एक ही बीमारी है। सब एक ही बीमारी है, बस हम जैसे डिजीज़ को पढ़ते जा रहे हैं, हम जैसे डिजीज़ को समझते जा रहे हैं, उसका नाम हम इवॉल्व कर रहे हैं, पर डिजीज़ वही है। ठीक है, पर हाँ, इसको मैनेज कर सकते हैं, जैसे डायबिटीज मैनेज होता है वैसे ही हो सकता है ये। एब्सोल्युटली। अब सेक्स से थोड़ा हम बढ़ते हैं कॉन्ट्रसेप्शन की तरफ। ये ना कॉन्ट्रसेप्शन मतलब गर्भ निरोध जो चीज़ है, ये अब एक महिला की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सालों से समझी जा रही है, और अभी भी लोग समझते हैं कि भाई ये तुम्हारी सिरदर्दी है, तुम देख लो। बहुत सारे मेल पार्टनर्स कॉन्डम्स का इस्तेमाल नहीं करते, तो अल्टीमेटली बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उनको ये इमरजेंसी पिल्स खानी पड़ती हैं। तो हमें भी बहुत सारे लोगों के मेल्स आए हैं, काफ़ी समय से आते रहे हैं कि क्या इमरजेंसी पिल्स, कॉन्ट्रसेप्टिव पिल्स इमरजेंसी वाली जो 72 घंटे वाली है, लेना सेफ़ है, और इसके अलावा क्या ऐसे ऑप्शंस हैं जिससे वो कॉन्ट्रसेप्शन कर सकती हैं पर उनके शरीर को नुकसान ना पहुँचे? कॉन्ट्रसेप्शन के बारे में काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं, काफ़ी अफवाहें हैं जो कि सच नहीं होती हैं। तो दो तरह के पिल्स होती हैं। एक होती हैं रेगुलर कॉन्ट्रसेप्शन, जिसको हम डेली खा सकते हैं, बहुत सेफ़ होती हैं। ये बहुत अटरम पटरम बोली जाती है इसके बारे में, ऐसा सच नहीं है। दे वेरी वेरी सेफ़, बहुत टेस्ट करी गई हैं ये। और दूसरी होती है इमरजेंसी वाली, जो 72 घंटे में खाई जाती हैं। क्या इनको लेना सेफ़ है? हाँ, ये सेफ़ हैं। बार बार लेने से कोई ऐसे लॉन्ग टर्म कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, आपकी फर्टिलिटी पे कोई नुकसान टेक्निकली नहीं होगा, पर ये आपके शरीर को इतने हाई डोज में हार्मोन देते हैं कि उससे जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं आपके शरीर के लिए। तो एमरजेंसी में, उसका नाम एमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्टिव है, उसको एमरजेंसी में यूज़ करें, पर रेगुलर कॉन्ट्रसेप्शन में उसे ना यूज़ करें। आपका शरीर इसे अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं करता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो एमरजेंसी में लेना सेफ़ है। एक्चुअल कॉन्ट्रसेप्शन के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। मेरी बुक का एक पूरा चैप्टर डेडिकेटेड कॉन्ट्रसेप्शन पे है, एक पूरा सेक्शन डेडिकेटेड कॉन्ट्रसेप्शन पे है, क्योंकि इतने सारे तरीके होते हैं। बट आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। दवाइयाँ होती हैं, इंजेक्टेबल होते हैं, इम्प्लांट्स होते हैं जो आपके यहाँ लगाए जा सकते हैं, डिवाइसेस होती हैं जो आप शरीर के अंदर डाल सकते हैं, डिवाइसेस होती हैं जो आप यूट्रस के अंदर डाल सकते हैं, परमानेंट सर्जरी भी होती है। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आपकी डिमांड्स क्या क्या हैं, आपके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, उसके बेसिस पे आपके डॉक्टर आपको बेस्ट एडवाइस दे सकते हैं कि कौन सा आपको यूज़ करना चाहिए। पर बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि अगर वो कोई भी फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन लेंगी तो उनका या तो वेट बढ़ जाएगा या फिर उनको हार्मोनल इश्यूज़ होने लगेंगे, बाल निकल आएंगे चेहरे पे। ये बहुत लोगों को ऐसा लगता है, स्पेशली वेट वाली चीज़ तो मैंने बहुत सुनी है कि वज़न बढ़ जाएगा या बढ़ गया। पहले ज़माने के जो कॉन्ट्रसेप्टिव्स होते थे उनमें वज़न बढ़ता था, पर हाल में जो पिछले 10 साल में आई हैं उनमें ऐसा कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, वो आपका वज़न नहीं बढ़ाते हैं। इनफैक्ट बाल वाली बात पे, एक्सेस बाल जब मुंह पे उगने लगते हैं तो उसका ट्रीटमेंट होता है।
कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, क्योंकि ये हार्मोन्स होती हैं ये दवाइयाँ। तो इनके बहुत सारे, जैसे हम कहते हैं, नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि ये आपका कैंसर का रिस्क घटा देता है। अच्छा। काफ़ी सिग्निफिकेंटली घटाता है। ओवेरियन कैंसर का रिस्क घटाता है, यूट्राइन कैंसर का रिस्क एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क घटाता है। ये एक्सेस बाल जो होते हैं फेस पे उसको कम करता है। कुछ लोगों को जो एक्सेस बाल झड़ने लगते हैं सर से, वो कम करता है। शरीर पे एक्सेस बाल घटा देता है। बहुत सारे ऐसे फ़ायदे होते हैं। पीरियड्स को लाइट कर देता है, पीरियड्स को रेगुलर कर देता है। जिन लोगों को बहुत हैवी पीरियड्स, पेनफुल पीरियड्स होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। मैं रही हूँ कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे बहुत दिन, सिंपली मेरे पीरियड पेन को कम करने के लिए। PCOS में बहुत हेल्पफुल होता है। तो बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के, रेगुलर वाली के, नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स काफ़ी सारे होते हैं। मिथ्स भी बहुत ज़्यादा हैं। एक्चुअली डिटेल मैंने अपनी बुक में कर रखा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्शन है। इसको शॉर्ट में बताना काफ़ी मुश्किल है। पर आप अपने डॉक्टर से बैठ के, जैसे एंटीबायोटिक्स होती हैं, एक तरह की एंटीबायोटिक सूट नहीं कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि सारी एंटीबायोटिक कचड़ा है। वैसे ही कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हज़ारों तरह की होती हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन में होती हैं, अलग अलग डोजेस में होती हैं। तो अगर आपको एक टाइप की सूट नहीं करी तो अपने डॉक्टर से बात करिए, वो आपको एक दूसरी तरह की दे सकते हैं, दूसरी कॉम्बिनेशन की दे सकते हैं, दूसरी डोज की दे सकते हैं, जिससे साइड इफ़ेक्ट कम हो, जिससे आपको फ़ायदा ज़्यादा हो। तो हाँ, मतलब ऐसा, जस्ट बिकॉज एक एंटीबायोटिक नहीं चला इसका मतलब ये नहीं कि एंटीबायोटिक सारे कचड़ा होते हैं। उसी तरह से जस्ट बिकॉज एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं चली इसका मतलब ये नहीं कि सारी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कचड़ा होती हैं। और अपने आप कुछ भी ना ले लें डॉक्टर, ओ बिल्कुल नहीं करके ही। हाँ, क्योंकि काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कुछ लोगों के लिए। जैसे कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें हम कुछ तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं देते हैं, जैसे माइग्रेन हो, जैसे आपकी फैमिली हिस्ट्री रही हो हार्ट डिजीज़ की या लिवर डिजीज़ की। तो इन सब चीज़ों में हमारे कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिस बेसिस पे हम दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। अब एक बहुत ही सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है हमारे देश में, अबॉर्शन। सबसे पहले तो मुझे ये जानना है, मेडिकली और लीगली हमारे देश में अबॉर्शन को लेकर के क्या स्टैंड है? करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं, कब करवा सकते हैं? और अगर कोई महिला इस ऑप्शन को चूज़ करना चाह रही है तो उसके पास सेफ ऑप्शंस क्या हैं? मैं यूएस में रहती थी, तो मैं आपको फॉर अ फैक्ट बता सकती हूँ कि हमारे देश में ये टॉपिक सेंसिटिव और डिफ़िकल्ट नहीं है, बिकॉज मैंने यूएस में देखा है कितना सेंसिटिव और डिफ़िकल्ट होता है। हमारा देश काफ़ी प्रोग्रेसिव है अबॉर्शन राइट्स को लेकर के, रिप्रोडक्टिव राइट्स को लेकर के। 1950s में वी वर वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड जिन्होंने एक फैमिली प्लानिंग यूनिट बनाया था। तो हमारे राइट्स बहुत ही अच्छे से बनाए गए हैं, बहुत ही अच्छे से फ्रेम करे गए हैं, लीगैलिटीज़ बहुत अच्छे से फ्रेम करी गई हैं। वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट, स्पेशली जब अमेरिका जैसे देश में इतनी बुरी हालत है। मेरा लेटली तो और भी ज़्यादा बवाल होने लगा ना। मेरा अमेरिका छोड़ने का रीज़न यही था। मैं इतना दुखी हो गई थी वहाँ पे रिप्रोडक्टिव राइट्स को का मतलब बस ख़त्म होते हुए देखते हुए, वहाँ रहते हुए देखते हुए, इस दुनिया में, इतने मॉडर्न दुनिया में आके ऐसा देखने के कि मतलब मेरे को तो छोड़ना ही पड़ा यूएस में। बहुत डिप्रेस हो गई थी। तो इंडिया में ऑन एवरेज 20 हफ्ते यानी 5 महीने तक हर किसी को अबॉर्शन का हक है। हर किसी को। स्पेशल केसेस में 24 हफ्ते तक भी है। आप इसमें कोर्ट को अपील कर सकते हैं। ये जो 20 हफ्ते तक अबॉर्शन का जो आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है, उसमें कोई भी रीज़न से हो सकता है, चाहे वो कॉन्ट्रासेप्शन के फेलियर से हो, चाहे वो इसलिए हो कि आप बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, चाहे वो इसलिए हो कि आपके मेंटल या फिज़िकल वेलबींग को हार्म हो रहा हो, कोई भी अबॉर्शन करा सकता है। एक्सक्यूज़ मी। आपको किसी और की परमिशन की ज़रूरत नहीं है अबॉर्शन कराने के लिए, ना चाचा, ना भतीजा, ना पति, ना बॉयफ्रेंड, ना पिताजी। और उम्र क्या होनी चाहिए? बस एक ही क्लॉज आता है जहाँ पे हमें किसी और की परमिशन चाहिए होती है। अगर किसी की उम्र 18 साल से कम हो, जो कि इंडिया में एज ऑफ कंसेंट है, अगर किसी महिला की उम्र 18 साल से कम हो, उस समय हमें पेरेंट या गार्जियन का कंसेंट ज़रूरी होता है। और एज डॉक्टर्स हमें पुलिस को इन्फॉर्म भी करना होता है, क्योंकि ये मेडिको लीगल केस बनता है। क्योंकि एज ऑफ कंसेंट 18 है, उससे कम पे अगर किसी ने सेक्स किया है तो उसको हम स्टैट्यूटरी रेप मानते हैं। उसमें हम ये समझते हैं कि इस बच्चे में इतनी अभी अकल नहीं आई है कि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके कि सेक्स करना है कि नहीं करना है इस व्यक्ति के साथ। तो मेडिको लीगली हमें अलग तरह से ट्रीट करना पड़ता है। पर अगर आप 18 साल से ऊपर के हों तो
इट इज़ वेल विद इन योर राइट्स, आप डॉक्टर के पास अकेले जाइए, आप अपने अबॉर्शन को डिमांड कर सकते हैं। वो आपको मेडिकली असेस करेंगे कि आपका प्रेगनेंसी कितना एडवांस हो गया है। 9 हफ्ते से कम का है तो यूजुअली हम पिल से अबॉर्शन कर सकते हैं, 9 हफ्ते से ऊपर का है तो यूजुअली हम सर्जिकली करते हैं। यूजुअली बीइंग द कीवर्ड, मेडिकल कंडीशन, प्रेगनेंसी की लोकेशन, पेशेंट की क्या सिचुएशन है, उनकी मेडिकल स्टेटस क्या है, उनकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, इस बेसिस पे हम अलग अलग डिसीजंस लेते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग नॉर्मली फार्मेसी से जाके पिल्स खरीद के कर लेते हैं अपना एट होम अबॉर्शन, ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे एक बड़ी कॉमन चीज़ जो होती है वो ये होती है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, इतनी ब्लीडिंग हो सकती है कि मृत्यु हो सकती है। या प्रेगनेंसी, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, यानी यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर प्रेगनेंसी बैठने जमने की जगह वो शरीर में कहीं और जम जाए, तो ये बहुत कॉमनली होता है। मतलब कहाँ प्रेगनेंसी कहाँ और होती है? पूरे पेट में कहीं भी हो सकती है, ट्यूब के अंदर हो सकती है, पेट के अंदर हो सकती है। एक मैंने हाल में ट्विटर पे एक केस देखा था, डॉक्टर ने पोस्ट किया था, लिवर में ग्रो कर रही थी प्रेगनेंसी, करीब 16 हफ्ते की, करीब 16 हफ्ते तक ग्रो भी कर गई थी वो। ओहो। तो कहीं भी बॉडी में इम्प्लांट हो सकती है प्रेगनेंसी, मतलब अब्डोमेन के अंदर ही होगी, ये नहीं कि कहीं और ही निकल जाएगी। तो इस केस में पिल से अबॉर्शन करना बहुत डेंजरस हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। तो इसलिए एक डॉक्टर के पास ही कराएं। फार्मासिस्ट को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इसी तरह से पिल देना इलीगल होता है, मतलब जेल जाने वाला इलीगल होता है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो रही है तो अपने शहर में एक ऐसा डॉक्टर ढूंढ लें जो आपको सपोर्ट करे। जनरली डॉक्टर्स को आपको सपोर्ट करना चाहिए, और वहाँ से डॉक्टर के या मेडिकल सुपरविजन के अंडर आप अपना अबॉर्शन करवाइए। और बहुत सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि पिल से करना है कि सर्जरी से करना है। पर डॉक्टर तन्या, एक्चुअली बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, स्पेशली जब लड़की की शादी नहीं होती है, और क्योंकि ऑब्वियसली जब हम लोग पीरियड्स के बारे में खुल के अपने घर वालों से नहीं बता सकते, तो सेक्स और प्रेगनेंसी बहुत घरों में तो बात करना बहुत ही दूर की बात है। अब उस केस में लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकती, किसी को पता नहीं है। ऐसे लोग बहुत ही रिस्की रास्ता चूज़ कर लेते हैं। या तो आपने खुद देखा होगा, ऐसे न्यूज़ पढ़ी होगी कि यूट्यूब पे वीडियो देख के खुद अबॉर्शन करने की कोशिश की, और बहुत बार कुछ प्रैक्टिशनर्स ऐसे भी हैं जो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं, और वो या तो फिर उनसे पैसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। अब लड़की को ये है कि घर वालों को पता ना चले तो वो पैसे दे भी देती है, या फिर वो खुद ऐसे ट्रीटमेंट्स करते हैं जो कि रिस्की हो जाते हैं। ऐसे में फिर क्या ऑप्शन बचेगा फिर? ये बहुत अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि कुछ लोग इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। इसका क्या तोड़ है मैं खुद नहीं जानती। पर आप कह रहे हो कि कोई भी अबॉर्शन, मतलब ये हर लड़की का जो 18 साल से ऊपर है हमारे देश में, उसका ये लीगल राइट है कि अगर उसको अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी है तो एक विद इन टाइम फ्रेम जो सरकार की तरफ से, कोर्ट की तरफ से बताया गया है, आप उतने में किसी भी डॉक्टर के पास, किसी भी अस्पताल में जा करके डिमांड कर सकते हो, गायनेकोलॉजिस्ट के पास। हाँ। और लीगल राइट इसमें है कि कुछ रूल्स के अंडर आपके पास ये राइट है। तो उन रूल्स में से एक ही आता है कि सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस टू द फिजिकल और मेंटल हेल्थ ऑफ द मदर। तो मदर ज़रूरी नहीं है मैरिड हो, यहाँ ये नहीं लिखा है, सिर्फ मदर लिखा है। तो सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस चाहे आपकी मेंटल हेल्थ को हो रहा हो, अगर आप स्ट्रेस हो रहे हैं, आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो आप करा सकते हैं। पिछले साल ही जस्टिस चंद्रचूड़ का ही स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि अनमैरिड लोग भी अबॉर्शन ले करा सकते हैं, मैरिड होने का कोई स्टिपुलेशन नहीं है ऐसा ज़रूरी। काफ़ी सारे आजकल लिस्ट्स आ गई हैं, गूगल पे आप रिव्यूज़ सर्च कर सकते हैं। एक काफ़ी लंबी, मतलब मैं जब स्कूल में थी तब से एक लिस्ट चल रही है, क्राउड सोर्स लिस्ट ऑफ फ्रेंडली गायनेकोलॉजिस्ट। उसमें आप जा सकते हैं, अपने शहर में गायनेकोलॉजिस्ट ढूंढ सकते हैं जो आपको अबॉर्शन प्रोवाइड करें, कोई प्रॉब्लम ना करें। बट लीगली यू आर नॉट सपोज टू पे मोर कि अगर आप अनमैरिड और आपको अबॉर्शन कराना है, ऐसा कुछ भी। तो बेसिकली हर लड़की को अपने राइट ये मालूम होने चाहिए। ओके। ऑन अ लाइटर नोट, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, आपका एक पोस्ट पढ़ा था मैंने जिसमें आपने बोला था कि कॉर्नफ्लेक्स बने ही इसलिए थे ताकि लोग सेक्स ना करें। मतलब ये क्या है? मतलब इसके बारे में प्लीज़ बताइए। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। तो एक डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर जॉन हार्वी केलॉग।
केलॉग सबने नाम सुना होगा क्योंकि केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स वहीं से आए हैं। हाँ। तो डॉक्टर जॉन हार्वी केलॉग का ये मानना था कि बेसिकली वो ऐसे मानते थे कि सात्विक खाना खाइए तो ऐसे शरीर में ऐसे इच्छा नहीं पैदा होएगी, और उनके हिसाब से सात्विक खाना सिर्फ वो होता था जिसमें कोई भी फ्लेवर ना हो। सात्विक खाना तो अच्छा होता है, ऐसा नहीं होता है फ्लेवर नहीं होता है, पर वो चाहते थे नमक ना हो, मसाला ना हो, मीठा ना हो। तो उन्होंने सबसे ब्लैंड खाना जो इन्वेंट कर सकते थे वो एक हेल्थ सेंटर चलाते थे, एक सैनिटोरियम चलाते थे, बैटल क्रीक सैनिटोरियम नाम का। और वहाँ पे उनका ये होता था कि लोग आके एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं और सेक्स के बारे में ना सोचें कि सेक्स बुरी बात है। अच्छा, वो भी ऐसे ही सोचते थे। उस जिस पर्टिकुलर रिलीजियस मूवमेंट के वो मेंबर थे, उस रिलीजियस मूवमेंट में सेक्स और मैस्टरबेशन अच्छी बात नहीं मानी जाती थी, इतनी ख़राब मानी जाती थी कि लोगों को उनके फोरस्किन में तार डाल दिया जाता था ताकि वो बिल्कुल भी अराउज ना होए, क्योंकि अगर इरेक्शन होएगा तो तार खींचेगा तो दर्द होएगा। या नेल्स के साथ करते थे। या क्लिटरिस पे एसिड लगा देते थे कि कोई डिज़ायर ना आए कभी। तो मतलब थोड़े फिरी हुई हरकतें थी वहाँ पे, पर आइडिया उनका ये था कि अगर आप ब्लैंड खाना खाएंगे तो आपको ऐसे सेक्सुअल डिज़ायर नहीं पैदा होएगी। डॉक्टर जॉन हार्वी के 8 बच्चे थे, 8 के 8 उनके अपने बच्चे नहीं थे, सब अडॉप्टेड थे। कहते ये हैं कि उन्होंने अपनी शादी कभी कॉन्ज्यूमेट ही नहीं करी क्योंकि वो सेक्स के इतना अगेंस्ट थे, और उन्होंने सोचा कि अगर हम एक ब्लैंड खाना इन्वेंट करेंगे तो सब कोई मतलब किसी के अंदर डिज़ायर नहीं पैदा होएगी। तो इस वजह से केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स पैदा हुआ। उनका जो भाई था उसने बोला कि इसमें हम चीनी ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट बहुत बिकेगा, मार्केट बढ़िया है। अच्छा। तो उन्होंने चीनी ऐड करके बेचना शुरू कर दिया और ऐसे केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स नॉर्मली हम मार्केट में मिलने लगा। जैसे चीज़ केक में एक बेस में जो बिस्किट लगाई जाती है उसको ग्राहम क्रैकर बोलते हैं। हम नेचुरली हम तो मैरीगोल्ड बिस्किट यूज़ करते हैं, बट अमेरिका में जहाँ चीज़ केक इन्वेंट किया गया था उसमें ग्राहम क्रैकर का बेस लगाते हैं। तो ग्राहम क्रैकर भी इसलिए इन्वेंट करे गए थे ताकि लोगों को सेक्सुअल डिज़ायर ना होए। तो जितना ब्लैंड और टेस्टलेस खाना बनाया जा सकता था, नहीं क्या फालतू की बात है। तो अगली बार जब हम कॉर्नफ्लेक्स खाएं तो ये बात हमेशा याद रखें, वो बना इसलिए ताकि आप सेक्स ना करें। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मेरे सवाल तो जितने थे आपसे मैंने पूछे, बट जब हमने अपने सारे प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट किया था कि डॉक्टर क्यूट्रस आ रही हैं तो भरमार लग गई थी सवालों की। हमारे ऑडियंस के भी बहुत सारे सवाल आए हैं, तो अब मैं आपसे वो पूछूंगी। बिल्कुल। डॉक्टर तन्या, एक सवाल तो ये आया है, गणेश है, उन्हीं ने ये पूछा है कि क्या पीरियड के दौरान सेक्स करना सही है? क्या इसमें प्रेगनेंसी का खतरा होता है? देखिए, प्रेगनेंसी का खतरा वैसे पूरी तरह से कभी एलिमिनेट नहीं होता है, बट लाइकलीहुड बहुत कम होता है। ज़रूर मतलब काफ़ी लो चांस है कि पीरियड्स के समय सेक्स करने से प्रेगनेंसी हो जाए। फिर भी स्पर्म जो हैं वजाइना के अंदर 5 से 7 दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं। तो अगर आप पीरियड्स के समय भी सेक्स कर रहे हैं तो कॉन्ट्रासेप्शन ज़रूर से यूज़ करें, चाहे कॉन्डम हो चाहे जो भी हो। पीरियड्स के समय सेक्स करना बिल्कुल सेफ़ होता है। ऑर्गेज़म से पीरियड पेन में भी रिलीफ मिल सकती है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। थोड़ा मैस हो सकता है तो उसके लिए तौलिया वौलिया बिछा लें, बट कॉन्ट्रासेप्शन ज़रूर से यूज़ करें। ठीक है। एक सवाल आया, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, पर इनका सवाल ये है कि मैं बच्चा प्लान कर रही हूँ, मेरी उम्र 32 साल है, मेरे पास कितना वक्त बचा है? मैं थोड़ा डर गई पड़ गया, वक्त बचा है। ये भी थोड़ा डिफ़िकल्ट सवाल है एक्चुअली आंसर करना, क्योंकि हर किसी का, और औरतें जो होती हैं हम एक सेट बैंक बैलेंस के साथ पैदा होते हैं। हमें ज़िंदगी में इतने अंडे मिले होते हैं और ये हम हर महीने इन अंडों को यूज़ करते जाते हैं। तो यूजुअली जो हम पहला ड्रॉप देखते हैं फर्टिलिटी में वो 32 के करीब आता है। पहला ड्रॉप आता है 32 के करीब लोगों की ऑन एवरेज। ये नहीं कि मेरी मम्मी ने मुझे 40 साल की उम्र पे पैदा किया है, तो ऑन एवरेज पॉपुलेशन में हमने देखा है पहला 32 पे ड्रॉप आता है, दूसरा 35 से 37 के बीच में आता है। तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको AMH बोलते हैं, एंटी मुलेरियन हार्मोन। इससे पता चल सकता है आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपके पास कितना समय है, उससे थोड़ा प्रिडिक्ट हो जाता है। कब करा सकते हैं आप ये टेस्ट? कभी भी अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाके बात कर लीजिए, वो आपके और हार्मोन्स के साथ, यूजुअली हम साइकिल के डे 2 या डे 3 पे कराते हैं, और हार्मोन्स के साथ कोऑर्डिनेट करके आपका AMH का टेस्ट करेंगे, और इससे हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि आप कितना डिले कर सकते हैं, कितना लटका सकते हैं। जनरली हमारी एडवाइस ये होती है कि 30 से 35 के बीच में ज़रूर से पहला बच्चा कर लें अगर बच्चे करने का प्लान है। 30 से 35 के बीच में? उसके बाद प्रॉब्लम्स होना काफ़ी लेवल बढ़ जाता है।
ओके अगला सवाल है खुशबू पंत का। वो ये कह रही हैं कि पीरियड्स के दौरान सीने में गांठ हो जाती है, क्या करूं? क्या ब्रेस्ट में गांठ हो जाती है? इसको काफ़ी कॉमन चीज़ होती है, फाइब्रोएडेनोसिस बोलते हैं। ये पीरियड्स के समय बढ़ी होती है। नॉर्मल, अगर आपके डॉक्टर ने देखा है और कहा ये गांठ नॉर्मल है तो कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। ब्रेस्ट में जो है अलग अलग तरह के टिश्यू होते हैं। एक तो फैट होता है, वो ऐसी फैट भरा होता है। फिर ऐसे आप ढांचा समझ लीजिए कि एक फाइब्रस टिश्यू होता है और एक ग्लैंड का टिश्यू होता है। ग्लैंड टिश्यू माने जो दूध बनाता है, फाइब्रस टिश्यू माने जो स्ट्रक्चर देता है, जो ढांचा होता है। तो कभी कभी ये फाइब्रस टिश्यू का कुछ लोगों में अमाउंट ज़्यादा होता है, वो पीरियड्स के समय थोड़ा और टाइट हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में यही प्रॉब्लम हो। कभी कभी ये गांठें एक्चुअली कैंसर भी हो सकती हैं, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें। जनरली हम ये एडवाइस करते हैं कि पीरियड के 1 हफ्ते बाद अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करें, क्योंकि पीरियड्स के समय ये फाइब्रस टिश्यू ज़्यादा होता है तो ज़्यादा महसूस होता है। 1 हफ्ते बाद थोड़ा कम हो जाता है तो वो आप फील कर सकते हैं कि एक्चुअली वो फाइब्रस टिश्यू है कि एक्चुअली गांठ है। तो डॉक्टर को दिखा लें, वो आपको एग्जैक्टली बता सकेंगे क्या है। अच्छा, एक सवाल आया है अमित कुमार मंगल का। वो ये पूछ रहे हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, आप अगर इसके बारे में थोड़ा बता पाएँ और क्या इसका इलाज हो सकता है? बिल्कुल, बहुत इलाज होते हैं। बड़ी फ़नी कहानी है इसके इलाज से रिलेटेड एक्चुअली। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी जिसमें इरेक्शन होने में दिक्कत हो शुरू से, या इरेक्शन मेंटेन करने में दिक्कत हो। इसका सबसे बड़ा कारण जनरली लोगों में होता है हाई ब्लड प्रेशर या स्मोकिंग। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कॉज होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। तो आप अपनी पीनस और सेक्सुअल हेल्थ के लिए सबसे अच्छा जो डिसीजन ले सकते हैं वो है कि सुट्टा छोड़ दें, सुट्टा फेंक दें। सिगरेट सिगरेट, हुक्का, गांजा, जो भी है, वेप, सब कुछ, सब हर चीज़ पीनस को अफेक्ट करता है। ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, डिपेंडिंग की अंडरलाइंग रीज़न क्या है, किस वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है। सबसे कॉमन ट्रीटमेंट होता है वायग्रा, जो हम दवाइयों में देते हैं। वायग्रा की कहानी बहुत ही बेहतरीन है। मैं 1 सेकंड लेके वो कहानी ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि वायग्रा को ओरिजिनली डेवलप किया गया था ब्लड प्रेशर रिड्यूस करने के लिए। क्योंकि इरेक्शन ऐसे होता है कि पीनस में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो खुल जाती हैं, बहुत सारा ब्लड पीनस में पहुंच जाता है, फिर उसमें ट्रैप हो जाता है। जब वो ब्लड ट्रैप्ड रहता है तो ऐसे समझ लीजिए आपने गुब्बारे में हवा भर दी है और फिर उसका एंड बांध दिया है, तो वो तना रहेगा जैसे गुब्बारा। अब उसका एंड छोड़ देंगे, हवा निकल जाएगी, पीनस से ऐसे ब्लड निकल जाएगा, इरेक्शन चला जाएगा। ऐसे ही इरेक्शन हटता भी है। स्मोकिंग या काफ़ी सारे और रीजंस की वजह से ये ब्लड वेसल्स छोटी हो जाती हैं, तो ब्लड कम पहुंचता है पीनस को, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, चाहे वो स्मोकिंग हो। तो जब ब्लड कम पहुंचता है तो इरेक्शन अच्छे से नहीं डेवलप हो पाता है। तो जैसे ही ये ब्लड वेसल्स खोलने से ब्लड प्रेशर भी ऐसे ही गिरता है। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो बर्नौली थ्योरम जिसने पढ़ा हो उसको याद रहेगा कि जितनी छोटी ब्लड वेसल रहेगी उतना ज़्यादा प्रेशर रहेगा। ब्लड वेसल आप बड़ी कर देंगे तो ब्लड प्रेशर गिर जाएगा। तो ब्लड प्रेशर गिराने के लिए ये दवाई इन्वेंट करी गई थी, पर उन्होंने देखा कि बहुत ब्लड प्रेशर में असर नहीं आ रहा है। पर सारे पेशेंट्स जब भी आती थी ना नर्स एग्जामिन करने, तो सारे पेशेंट्स पेट के बल लेटे रहते थे क्योंकि सबको इरेक्शन हो रहा होता था, या कोई मतलब अच्छे से एग्जामिन नहीं करवाता था अपने आप को। तो उन लोगों ने सोचा पता नहीं क्या बात है, कुछ होगा साइड इफ़ेक्ट। जब देखा गया कि ब्लड प्रेशर का बहुत असर नहीं आ रहा है तो लोगों ने ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ड्रग कैंसिल कर दी। पर सारे पेशेंट्स ने बड़ा मतलब आतंक मचा दिया कि क्यों कैंसिल कर दी, ये ड्रग तो हमें चाहिए। तो दवाई के लिए ऐसी दीवानगी पहली बार शायद डॉक्टर्स ने देखी होगी। तो डॉक्टर्स भी बड़े परेशान कि ब्लड प्रेशर कम तो हो नहीं रहा है, ऐसे क्यों इतने उतावले हो रहे हैं सबको इस ड्रग के लिए। तो फिर पता चला कि इसका साइड इफेक्ट होता था कि इरेक्शन बड़ा स्ट्रांग हो जाता था, और इस तरह से पहली बार दुनिया में इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए एक्चुअली कोई सेंसिबल काम करने वाली दवा आई। तो वायग्रा की स्टोरी बहुत बढ़िया है। मतलब सही में ये दवाई मतलब जिस वक्त आई होगी और लोगों को पता चला होगा कि इसका फ़ायदा क्या है, रेवोल्यूशनरी था ये। अब सवाल तो खैर बहुत सारे हैं, बट अब क्योंकि समय की थोड़ी किल्लत है इसलिए मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रही हूँ। ये सवाल पूछा है शिखा चौहान ने। वो ये कह रही है कि मुझे 100 दिन से पीरियड नहीं आए हैं और मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ पर बहुत परेशान हूँ।
तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। बहुत सारे हार्मोनल डिसफंक्शन डिसबैलेंस की वजह से भी पीरियड नहीं आ सकता है, चाहे वो थायराइड के हो, चाहे वो ओवरी के हार्मोन्स से हो, चाहे वो प्रोलैक्टिन हो जिससे दूध निकलता है। तो काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा वेट लॉस, वेट गेन, सही से खाना ना खाना, बहुत स्ट्रेस, बहुत सारे कारण होते हैं पीरियड ना आने के, और एक डॉक्टर ही सही से असेस कर सकता है कि क्यों ऐसा हो रहा है और फिर उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट बता सकते हैं। थैंक यू। हमारे शरीर को लेकर के, हमारे सेक्सुअल हेल्थ को लेकर हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और उन सवालों के जवाब हमें बहुत आसानी से मिलते नहीं हैं। गूगल करते हैं हम लोग, पर डॉक्टर गूगल हमेशा सही जवाब नहीं देते हैं। ऐसे में डॉक्टर तन्या, डॉक्टर क्यूट्रस बहुत अच्छी दोस्त, एक बहुत अच्छी गाइड है। आप लोगों के मन में जितने भी सवाल थे अपने हेल्थ को लेकर के या सेक्सुअल हेल्थ को लेकर के, उम्मीद है उनके सही जवाब आपको मिले होंगे। वैसे भी डॉक्टर क्यूट्रस अपने ही अंदाज में सटीक मेडिकल एजुकेशन कोशिश करती हैं कि लोगों तक पहुँचे, सबसे ज़्यादा पहुँचे। आपके और भी अगर कोई सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आपको हमारा ये आज का बैठकी कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा। डॉक्टर तन्या, थैंक यू सो मच हमें इतना समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। एक्चुअली बिफोर वी क्लोज दिस, मैं एक बड़ा छोटा सा अनाउंसमेंट भी करना चाहती हूँ कि मैं अपने चैनल का हिंदी वर्जन भी लॉन्च कर रही हूँ। तो डॉक्टर क्यूट्रस हिंदी भी बहुत ही जल्दी इंस्टाग्राम पे अवेलेबल होगा, जहाँ पे लोग हिंदी में भी इन सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं। तो आप डॉक्टर क्यूट्रस हिंदी को भी ज़रूर फॉलो करिए और आपके जो भी सवाल हैं बहुत ही मज़ेदार अंदाज में आपको उनके जवाब मिल जाएंगे। थैंक यू।